अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। एग्ज़ाम एफएमजी का रिज़ल्ट आ चुका है और इस बार पासिंग परसेंटेज 20% था। पिछली बार से 12% ज़्यादा, बट ऑफ कोर्स एग्ज़ाम खासकर सेकंड पेपर के बारे में ये बातें हुई थी कि पेपर टफ आया और क्वेश्चंस जो एफएमजी रिकॉल्स में क्वेश्चन के लैंग्वेज होते हैं वो कभी भी रियल नहीं होते हैं, जबकि रियल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े आए थे। तो कुछ बच्चों के जिनके रिजल्ट रुके हैं, डेफिनेटली उसमें एक तो ये कंपोनेंट था कि एग्ज़ाम हार्ड था। सेकंड ये कंपोनेंट था कि सिस्टम एग्जाम ले रहा है वो रिजल्ट उस टाइम नहीं दे रहा है, रिजल्ट डिले देता है, क्वेश्चनेबल है, वो शुरू से ही रहा है। हाँ, और हमेशा बच्चों के दिमाग में आता भी है और जहां तक हमें लगता है सही भी है, वो गड़बड़ हुआ है कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा लगता है। ये अपनी हमारी पर्सनल ओपिनियन है कि भाई कुछ गलत चल रहा है। खैर, अब सिस्टम तो बदल सकते हो। बिल्कुल सही कहा। तुम कभी भी रिजल्ट से अपने आप को डिफाइन मत करना। हाँ, कई बार हम डिफाइन कर लेते हैं, मैं पास हो गया तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फेल हो गया तो मैं अनसक्सेसफुल हूँ। सक्सेस तो रिजल्ट डिफाइन कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो मेडिकोज के केस में तो मैं ये कहता हूँ कि सक्सेस बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहीं पे शुरुआत में बात बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट एमबीबीएस में जो फाइनल प्रूफ में फेल हो जाते हैं, मेरा ही दोस्त था, तो फाइनल अनिल है ना, तो फाइनल प्रूफ में वो फेल हो गया, मैं पास हो गया फर्स्ट ईयर में फाइनल प्रूफ में। जब फाइनल प्रूफ में, हाँ, तो अब मैं एग्जाम दे सकता था, वो नहीं दे सकता था। मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, उसने एग्जाम वो दे ही नहीं पाया, लेकिन मैं लैंड हुआ है बायोकेमिस्ट्री के साथ। फिर उसने अगले साल पूरे 6 महीने एक्स्ट्रा तैयारी करी और उसने रेडियोलॉजी उठाई। यस, और अभी हम लोग गए थे मेरठ, भाई ने बड़ा सेंटर 2-2 डाल रखा है वहां पर। पूरा रेडियोलॉजी लेकर के सेंटर डाल रखा है। तो फेल अच्छा हुआ है पास। एक बार एक स्टोरी और मैं सुनाना चाहूंगा इसी पर, जो रियल स्टोरी है। मैं खुद गौतम नगर में प्रिपरेशन किया था, सपना लाइब्रेरी में, ये HDFC बैंक के पास, गुरुद्वारे के पास है। उसमें मेरे 2 क्लोज फ्रेंड थे। एक फ्रेंड ने एग्जाम में 146 नंबर लाए और वो उस टाइम रुक गया। मैं कभी इसको फेलियर नहीं कहता हूं, बोलता हूं उस टाइम रुक गया। हाँ, फिर दूसरा एक फ्रेंड था जो क्लोज था, उसने 155 लाए और वो पास हो गया। अब 155 वाला तो बढ़िया पार्टी वार्टी किया, रिजल्ट आने के 3 महीने बाद आती है उसके मार्कशीट्स वगैरह और ये सब, तो उसने 3 महीने भी पार्टी की है, फिर आगे भी ठीक है, चिल लाइफ जिया, एंजॉय किया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटर्नशिप मिलने में 3-4 महीना और टाइम लगा, तो फिर उसने इंटर्नशिप लिया और अपनी तैयारी कर रहा था। और मैं एम्स में तब एमडी कर रहा था, तब मैं देखता था आके गौतम नगर, तो वो थोड़ा बहुत तैयारी करता था। बट ये जो फेल हुआ, रुका हुआ बंदा है, फेल तो नहीं कहूंगा, उसने इसको ले लिया सीरियसली कि अब मैं दिखाता हूं कि मेरे अंदर आग कितनी है, टैलेंट कितना है। वो लगा सीरियसली अपने PYQs बनाने, और जो नोट्स उसने पढ़े थे उसको वो लगातार रिवाइज करने शुरू किया। और इसने 6 महीने के बाद एग्जाम में लाया 204 नंबर फोड़ के, फाड़ दिया। और 204 लाने के बाद मैंने देखा था सर, ये गौतम नगर में चलता भी था ना, तो ऐसा लगता था कि चल भी रहा है और उछल भी रहा है साथ में। ठीक है, और इस बंदे ने 3 महीने जो डिग्री आने में टाइम लगता है, उस टाइम को भी वेस्ट नहीं किया, क्योंकि अब इसको लग चुका था कि मैं तो कुछ भी फोड़ दूंगा, अब नीट INICT सब हल्का है। तो उसने पूरे 1 साल इंटर्नशिप मिलने भी जो टाइम था, और उसमें भी PYQ बनाना शुरू किया, और जो पुराने नोट्स थे उनको पढ़ना शुरू किया, और 1 साल के अंदर इसने 1152 रैंक लाई और सफदरजंग से मेडिसिन उठाई। और ये जो बंदा पास हो गया था, ये अपना एंजॉय कर रहा था, इसकी तैयारी चल रही थी लंबी, जब तक मैं था तब तक तैयारी चल रही थी। ये भी अपना लाइफ एंजॉय किया। तो वी आर नॉट जजिंग एनीवन, बट आई वांट टू गिव दिस मैसेज कि आप इस स्टोरी को देखो तो 146 वाले के साथ बेटर हुआ या 155 वाले के साथ बेटर हुआ। टेम्परली आपको हमेशा लगेगा कि रुकना गड़बड़ है, लेकिन आप नहीं जानते हो कि ऊपर वाले ने आपकी तकदीर में क्या छुपा रखा है। हो सकता है आप रुके इसलिए हो ताकि फोड़ के लाओ, और एक बार आप ले आओ 200 से ऊपर, फिर आप जब भी आईना देखोगे ना, तो आपको उसके अंदर दिखेगा कि वाह क्या लौंडा है, क्या मस्त लाया है। शेर भी जब लंबी छलांग लेनी होती है तो 2 कदम पीछे लेकर के आता है। तो बस ये मान लो यार, 2 कदम पीछे हुए हैं, अब छलांग लंबी लगेगी, है ना। यदि तुम लगातार परसिस्टेंट रहे, मेहनत करते रहे, रुके नहीं, तो पक्का है, फोड़ डालोगे। तो इसीलिए हम लोग इस डिस्कशन में कुछ स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे
जिससे कोशिश करेंगे कि आपका जो अगला आप आगे लाइफ बढ़ें, उस लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस करें, उसके लिए कुछ हम लोग पॉइंट रखे हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट सर ने ये लिखा है, ये सर की ही राइटिंग है इतनी अच्छी, नहीं मेरी घोड़े छाप राइटिंग है। बिल्कुल, घोड़ा है तो अश्वनी माने मतलब घोड़ा, घोड़ा नहीं। हाँ, तो सर ये क्या है, इसके बारे में बताइए, आप क्या लिखना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं? देखो, अभी जैसे रिजल्ट आया, हम अपने आप को इवेल्युएट करने लगते हैं नेगेटिवली कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने ये किया, ये कर नहीं पाया। तो हमने कहा कि हमें अपने आप को नेगेटिवली इवेल्युएट नहीं करना, हमें हमने क्या अच्छा किया है वो इवेल्युएट करना है सबसे पहले। तो बहुत सारे स्टेप्स हो सकता है, तुमने अपनी डेली रूटीन इंप्रूव कर दिया हो, कुछ सब्जेक्ट्स तुम्हारे बहुत अच्छे हो गए हो, है ना? सही बात है, आपने कुछ सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाया। क्योंकि देखो, सीखने के दो तरीका है। हाँ। या तो हम देखते रहे कि कमी क्या थी, या तो जैसा सर ने कहा कि ये देखे कि अच्छा क्या किया और उसी अच्छे को और बढ़ाएं, और जो सब्जेक्ट गड़बड़ थे उस पर अप्लाई कर दें, है ना? तो आपने क्या किया कि आपने कुछ सब्जेक्ट को स्ट्रांग किया। ठीक है, आगे सर? सब्जेक्ट को स्ट्रांग किया, अपना रूटीन अच्छा किया। अच्छा, रूटीन भी कुछ लोगों ने बेटर कर लिया। हाँ, कर लिया, वो सुबह उठने लगे, जगने लगे, रूटीन पे कमांड आया कुछ लोगों के, वेरी गुड, रूटीन इंप्रूव हुआ। फिर PYQ सारे लगा दिए, या हाँ कुछ PYQ लगाया, उसने ग्रोथ किया, PYQ पे ग्रोथ किया, PYQ पे वर्क किया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई ये मेरी स्ट्रेंथ थी। हाँ, या कुछ लोगों ने सिटिंग आवर्स अपने इंप्रूव किए। हाँ। कॉलेज में वो 2-4 घंटे नहीं बैठ पाते थे, लेकिन अब प्रिपरेशन में वो 6, 8, 10 घंटे बैठने लगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो उनकी सिटिंग इंप्रूव हुई। तो ये हाँ बिल्कुल, हाँ, बता। इन चारों पॉइंट को आपने अच्छा किया अपने लाइफ में, तो उन चारों पॉइंट को जो अच्छा किया आपने अगर एक बार नोट डाउन कर लिया है, तो ज्यादा उम्मीद है कि अब आप उस अच्छे वर्क को आगे भी कंटिन्यू करोगे। और देखो, फिर से मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं, एग्जाम रिजल्ट आपको डिफाइन नहीं करता है, वो तो बस टेम्पररी बात है। अगर आपने अच्छे काम को बढ़ाते रहे और दूसरे सब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर दिया, दूसरे एरिया जहां वीकनेस है उस पे भी ये अच्छे काम को अप्लाई कर दिया, तो आप डेफिनेटली फोड़ डालोगे। अच्छा, इसमें एक अश्विन भाई थोड़ा डाउट आएगा कि यार हम अपनी वीकनेस देखेंगे नहीं तो इंप्रूव कैसे करेंगे? हाँ। बिल्कुल सही है, वीकनेस तो तुमने देखनी है, लेकिन अभी सबसे पहले जब हम पहले ही डाउन हैं, तो तुम अपने आप को नेगेटिव ही इवैल्यूएट क्यों कर रहे हो? सही बात। सबसे पहले ये देखो कि यार हमने किया है ड्यू टू एनी रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, नहीं हो पाया उसको भी इवैल्यूएट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं, और जब हमारी माइंड की रिसेप्टिविटी बढ़ेगी कि हाँ यार कर लेंगे कुछ ना कुछ, हमने इतना इंप्रूव किया है, आगे भी इंप्रूव कर पाएंगे। सही बात है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे। तो पहला स्टेप हमने नंबर भी इसीलिए डाला है कि पहला स्टेप तो अपने आप को थपथपा दो। कि यार तूने, ऐसी बात नहीं है, तूने किया तो बहुत है, कुछ और बेहतर कर लेंगे, वो बेहतर करेंगे, कुछ ऐड ऑन करेंगे। बहुत बढ़िया। और सर एक ये हम लोगों ने ये पॉइंट रखा है, सर का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फेल हुए तो क्या हुआ, हमारा जो लाइफ में अच्छी चीजें हैं, ब्लेसिंग है, अगर हम उनको याद रखेंगे तो हम आगे भी परफॉर्म करेंगे, इसके चांसेस बढ़ते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर के लाइफ में, आपके लाइफ में 3-4 चीजें बहुत बेहतरीन है। पहला तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आप MCI एग्जाम क्लियर करो ना करो, आप डेफिनेटली एक डॉक्टर बन चुके हो। और मेरे ऐसे कई सारे फ्रेंड हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो MCI नहीं क्लियर किए हैं, बट फिर भी महीने के 2 लाख रुपए से ऊपर कमा भी रहे हैं। तो एज सच आप एक डॉक्टर हो और आपकी लाइफ में इनकम बहुत अच्छी रहेगी, ये चीज फॉर श्योर एक ब्लेसिंग है जिसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और जो भी आपको, कुछ लोग प्रेशर में आते हैं कि पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं, ये वो सब प्रेशर बेबुनियाद है, क्योंकि आप जो भी पेरेंट्स से पैसे 6 महीने में ले रहे हो, वो आप अभी अपनी उम्र से लेकर के अगले 20-25 साल तक हर महीने घर दोगे। बिल्कुल दोगे। तो दूसरी ब्लेसिंग है कि एक तो ब्लेसिंग है कि पैसे आप जरूर कमाओगे, अभी आप ऑलरेडी डॉक्टर बने हुए हो, MCI एग्जाम आपको डिफाइन नहीं करता है, ये पैसे में बहुत दम है, पैसा मिलेगा। लाइसेंसिंग एग्जाम है। हाँ। यदि मैं US जाऊं, हाँ, तो मुझे भी तो एग्जाम देना पड़ेगा। सही बात, मैं डॉक्टर नहीं हूं? हाँ, डॉक्टर है ही है, हम सब डॉक्टर हैं, सिर्फ एक लाइसेंसिंग एग्जाम की बात है, उसको हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है कि भाई यही डिफाइन कर रहा है डॉक्टर होने का, तुम डॉक्टर हो। दूसरा, पैसे पेरेंट्स से लेने की बात, देखो यार पेरेंट्स, मैं अब मेरा फादर हूं, तो मुझे लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, कभी भी ये फीलिंग मत लाना कि यार मैंने अपने
पापा के पैसे बर्बाद कर दिए। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता यार, पेरेंट्स तो हमेशा मेहनत इसीलिए करते हैं कि बच्चों को पैसे दे, और किस लिए कर रहे हैं भाई? उन्हें खुशी होती है, बस वो तुम्हें कई बार हार्श हो जाते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कहीं बच्चा बहक ना जाए हाँ, और ये पूरी अपना इनपुट ना दे पाए। यस, उन्होंने मेडिकल फील्ड में तो आए नहीं, उन्हें साइकेट्री नहीं पता, हाँ, लेकिन उन्हें पता तो है कि भाई इसको थोड़ा सा टाइट रखना पड़ेगा, इसलिए कई बार वो हार्श वर्ड यूज कर लेते हैं, उससे परेशान मत होना। हाँ, वो तो उनके ग्रैंड पेरेंट ने उनको वैसे ही दिया था, वैसे दिया। वो थोड़ी समझाए थे कि पॉजिटिव से जाओ, समझाने तो बेटर रहेगा। और पेरेंट्स सिर्फ तुम्हारी खुशी चाह रहे हैं, उनके इनर कोर को देखो तो वो वही चाह रहे हैं, और वो खुशी तुम दोगे, वो बस टेम्पररी ब्लॉकेज होती है, वो खुशी दोगे। दूसरा, बहुत से लोग एक्चुअली प्रेशर में इसलिए हैं कि वो जो डैश रिलेटिव हैं, हाँ। रिश्तेदार और पड़ोसी, वो क्या कहेंगे। तो भाई जब एग्जाम रिजल्ट 6 महीने में बदलेगा, उनकी बातें भी 6 महीने बाद बदल जाएंगी ना। बिल्कुल। तो जो बात 6 महीने में बदल जाने वाली हो, इतनी टेम्पररी हो, उसको तुम इतना सीरियसली वैल्यू क्यों दे रहे हो? बिल्कुल सही बात। वो इनकी बातों को सीरियसली मत लो, वो सब तुम्हारे फिर से जब तैयारी करके निकाल लोगे थोड़ी मेहनत करके, तो वो फिर तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे और वो फिर प्यारी प्यारी बात करने लगे। तो उनकी बातों को वैल्यू देना बिल्कुल गलत है। आप बस इसको सोचो कि मैं डेली ग्रोथ कैसे कर सकता हूं। बिल्कुल। तो ग्रैटिट्यूड में एक तो पैसा है, दूसरा डेफिनेटली हमारे फील्ड में एज ए डॉक्टर होने का रिस्पेक्ट बहुत है। आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको फील होगा कितना रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। थर्ड ब्लेसिंग ये है कि हम लोग फ्री हैं चूज करने का कि किसके अंडर वर्क करें। अभी अगर मान लो हम लोग जहां काम कर रहे हैं हमें नहीं पसंद आया, बम पे लात मारा, अपनी दुकान खोल दी। भाई साइकेट्रिस्ट है, गौतम नगर में ही कमा लेगा भाई, तो ठीक है, मैं थोड़ा इधर उधर गांव जाके कमा लूंगा, ठीक है। हाँ, मतलब पीएसएम वाले ना कमा लेंगे। तो लाइफ में पैसे की और डिपेंडेंसी किसी के अंदर नहीं है, किसी के आगे झुकने की बात नहीं है। दूसरा, चाहे कोरोना आए, कोई महामारी आए, बाढ़ आ जाए, डॉक्टर की दुकान कभी बंद नहीं दुकान नहीं बंद होनी, हम कमाते रहेंगे। अगर बच गए तो कमाते रहेंगे। तो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स को आप काउंट रखोगे तो डिप्रेस नहीं होगे और मूड सही रहेगा। और अच्छे वर्क को एक बार काउंट कर लो, उसी को आप और बेटर करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है भाई, आपने एक बात और बताई थी मुझे। हाँ, कि डॉक्टर के पास एक बहुत अच्छी चीज है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है बिना किसी पैसे। आपने बताई थी मुझे, बिना किसी खर्च किए। भाई सपोज करो मैं किसी दुकान के पास जा रहा हूँ, उसे कोई सामान लूंगा, तो उसका भी तो कहीं पैसा लगा होगा। सही बात। लेकिन डॉक्टर के पास यदि मैं चाहूं, भाई चाहे आप चाहो, किसी की भी मदद कर सकते हो। बिल्कुल। और जिसमें तुम्हारा पैसा तो एटलीस्ट नहीं जाएगा। और आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी रोड पे पड़े इंसान की मदद की होगी। बिल्कुल। उस मोमेंट को याद करो जब आप उस इंसान की मदद कर रहे थे, कोई नहीं देख रहा था, आप किसी को दिखाने के लिए कर भी नहीं रहे थे, लेकिन जब आपने उसको मदद करी, दिल में एक अलग सा सुकून महसूस हुआ होगा। वो सुकून एक सच्ची खुशी है जो सारे डॉक्टर हमेशा जीवन में पा सकते हैं। बिल्कुल। कोई इंजीनियर नहीं कर सकता है हेल्प बिना पैसा खर्च किए हुए, है ना। कोई मैकेनिकल इंजीनियर शॉप नहीं खोल सकता है अगर वो कंपनी हट जाए तो। बिल्कुल। तो ये कई ब्लेसिंग्स है, ग्रैटिट्यूड है जो हमें रखना चाहिए, और उस ग्रैटिट्यूड को रखने से हमारा परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होगा। बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस भी बच्चे पूछ रहे हैं, वो हम लोग लेते हैं। बट हम लोग एक और पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि सर बताइए, आप ही का ये पॉइंट है, आप ही ने रखा है। बिल्कुल। डोंट चेंज योर स्टडी सोर्स एंड मटेरियल। होता क्या है, जैसे रिजल्ट आया हमें लगता है कि यार मेरा स्टडी मटेरियल सफिशिएंट नहीं था, या जो मेरा सोर्स है वो डाउटफुल है क्या। तो मैं कहता हूं कि यार चेंज नहीं करना, तुमने एक मेमोरी बना रखी है भाई, जो तुमने पढ़ा है, एक विजुअल मेमोरी है, किस पेज पे कहां पे क्या चीज है, वो तुम्हारी एक पहले से बनी हुई है। बिल्कुल। अब उसमें ऐड करना है, ये नहीं कि उसको हटा के। कभी नहीं देखो, एक तो ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ रैपिड रिवीजन ही पढ़ते हैं, उसी को रिवाइज करते हैं। मैं इसके ज्यादा फेवर सपोर्ट में नहीं हूं। अगर आपने सिर्फ रैपिड रिवीजन से पढ़ा है तो भी मटेरियल को बिल्कुल चेंज मत करो, उसमें ऐड कर लो, ठीक है। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आया है तो फिर सब्जेक्ट रिप्लेस कर दो। जो भी देखो, आप सबको पता है कि किस सब्जेक्ट में क्या टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। जो भी आपको पसंद है उन टीचर से पढ़ो, उनके नोट्स ले लो, और उनके नोट्स को पुराने टीचर जिससे आपने पढ़ा है या ऑनलाइन जहां से आपने पढ़ा है उनमें ऐड कर दो, चेंज मत करो। बिल्कुल सही। ठीक है। आपने किसी और से मान लो साइकेट्री पढ़ा है, अब अंकुर सर से पढ़ा, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस अंकुर सर के जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसमें ऐड कर लो, और जो उसके पॉइंट आपको लग रहा है कि बेकार हो रहे थे उनको हटा दो। ठीक है।
तो स्टडी मटेरियल को चेंज नहीं करना है, और इसको चेंज नहीं करके और क्या करना है, डी क्लटर करना है। डी क्लटर का मतलब है कि आपको पता है कि काम की चीजें क्या क्या है, और अगर नहीं पता है तो एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले कुछ साल के पीवाईक्यू बना लो। देखो, अगर आपने पहले ही पीवाईक्यू बना लिया तो आपको क्लियर होगा कि ये चीजें पूछते हैं, और आप उन चीजों को अपने मेन नोट्स में रखो और उसको बार बार रिवाइज करो, तो वो चीजें आपके दिमाग में पक्की हो जाएंगी। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग ऋषभ जैन सर के साथ एक सेशन कर रहे थे, जो एम्स में रेडियोलॉजिस्ट रहे हैं और 4th रैंक एम्स में लाए हुए हैं। तो उसकी ये स्ट्रैटेजी थी कि 20 सब्जेक्ट की एक छोटी डायरी बना ले, और उस छोटी डायरी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिख दे, लेकिन वो छोटी होनी चाहिए, ये नहीं कि पूरी बड़ी हो गई। मैंने तो पर्सनली ये काम नहीं किया था, लेकिन ये काम मैंने डीक्लटर किया था। देखो समझो, सागर में मोती की तरह क्वेश्चंस हैं जो छुपे हुए हैं। बिल्कुल। अब आपके पास दो तरीका है, या तो कूद पड़ो सागर में और खोजते रहो मोती कहां है, पूरा थ्योरी सागर की तरह है, आप उसमें से कहां से क्वेश्चन आएंगे थ्योरी पढ़ते रहो दिन रात। दूसरा तरीका क्या है, आप नाव से उस एरिया में जाओ जहां से पहले मोती निकल चुके हैं, और वहां जंप करो और मोती निकाल के ले आओ। बिल्कुल। तो पीवाईक्यू अगर आप पहले बना लोगे एग्जाम के प्रिपरेशन की शुरुआत में, तो आपको पता होगा कि मोती कहां छुपे हैं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन टॉपिक को आप उठा लोगे। तो डी क्लटर करके एक छोटी डायरी बना लीजिए या छोटी कॉपी बना लीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हों, और जो भी पीवाईक्यू से आपको पॉइंट निकल के आ रहे हो इंपॉर्टेंट, जो आप याद नहीं कर पा रहे हो खास करके, वो इसमें ऐड करते रहिए। तो ये आपका लास्ट टाइम में जब रिवीजन करने जाओगे एग्जाम से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, तो उस डायरी के थ्रू आपके सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। अच्छा, ये डीक्लटर वाला पॉइंट आपने बहुत बढ़िया बताया है। ये एफएमजी के लिए बहुत जरूरी भी है। क्यों? जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, INI-CT की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसमें यूजुअली बच्चे को 1 साल मिलता है 19 सब्जेक्ट के लिए। हाँ। और अब जो हमारे बच्चे हैं अभी एफएमजी वाले, उनके लिए 6 महीने क्या 5 महीने बच जाते हैं। 5 महीने में, हाँ। 5 महीने में यार 19 सब्जेक्ट है, तुम सारा थोरो करोगे तो टाइम वो रिवीजन का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है। और क्या, जैसे अश्विनी भाई ने कहा, वो हमेशा पीवाईक्यू पे बड़ा जोर देते हैं, और अभी कुछ इंटरव्यू भी हमने लिए, कंडक्ट किए हैं, उनका सबक आता है कि सर जो आपकी एडवाइस हमने पीवाईक्यू की मानी थी, नीट पीवाईक्यू की, वो बड़ा ही फ्रूटफुल रहा। तो ये डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। रैपिड रिवीजन में भाई ने कहा कि जो रैपिड रिवीजन तुमने किए हैं, कुछ सब्जेक्ट के तुम पीवाईक्यू जब लगाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा रैपिड रिवीजन से, यदि तुमने रैपिड रिवीजन किया है, कि कौन सब्जेक्ट तुम्हारा ठीक समझ में आ चुका है। बिल्कुल। तो उसको पूरा फुल पढ़ने की एक बार को नहीं चलेगा, चल जाएगा। लेकिन यदि तुम्हें लग रहा है कि यार पीवाईक्यू हो भी नहीं पा रहे, रैपिड रिवीजन भी कर लिया मैं, या तो समझ में नहीं आया, या कंटेंट कम है, तो उसका तुम सब्जेक्ट रिप्लेस करके नए टीचर से पढ़ लो, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। बिल्कुल। तो उसमें तुम्हारे 19 सब्जेक्ट का प्रेशर नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट तुमने जो भी किया हुआ है उससे पता चल जाएगा कि कुछ सब्जेक्ट तो तुम्हारे अच्छे हैं। मैं जबरदस्ती एक सब्जेक्ट और प्रेशर जोड़ रहा था। ऑलरेडी 6 महीने में 19 सब्जेक्ट बड़ा प्रेशर, 19 सब्जेक्ट है ना। ठीक है छोटे, बहुत बढ़िया। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने अपने गुड पॉइंट को देख लिया और स्टडी मटेरियल को चेंज नहीं किया, उसको डीक्लटर करके सही कर लिया। अब करो खुद का इवैल्यूएशन कि कहां कहां मामला लूज रह गया है थोड़ा। शुरू में हमने खुद को पॉजिटिव कर लिया था। पहला हमारा पॉइंट क्या था? कि भाई हमने खुद को अप्रिशिएट कर लिया है, तूने काम तो किया है ना। अब हमारे अंदर थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है यार, कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने 6 महीने कुछ किया ही नहीं। कुछ तो किया है, ग्रोथ तो किया है, और डेफिनेटली आप सब ने ग्रोथ किया है, नया पढ़ाई आगे बढ़ा। इसलिए हमने पहले ये रखा। अब हम इवेल्युएट कर लेंगे तो हमें एक गिल्ट नहीं आएगा कि यार कुछ किया नहीं था हमने। अब हमें पता है कि यार किया तो था, कुछ रह गई थी, कमी रह गई थी, वो पूरी करनी है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल करने हैं, वो अब देख लेते हैं। ठीक है, उसमें वहां से शुरू करते हैं सर। आप बताओ। नहीं सर आपकी जो गाइडेंस है ना, वो साइकेट्रिक पॉइंट से चीजों को समझ के है, तो वो आप बिल्कुल सही करोगे। नहीं बताओ सर। है बट अच्छा पहले आप पहले देखो, एक तो ये है कि कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो बड़े सब्जेक्ट को ही छोड़ देते हैं, मेडिसिन सर्जरी छोड़ के तैयारी करते हैं। भाई आप बड़े सब्जेक्ट छोड़ोगे, 30-35 क्वेश्चन है उसमें से, एक ही साथ 10 क्वेश्चन दे दिया मेडिसिन का आप एग्जाम खोलते ही, तो आपका कॉन्फिडेंस तो ऐसे गप से घुस जाएगा ना। तो इसीलिए बड़े सब्जेक्ट्स को कभी भी मत छोड़ो,
ऑफ कोर्स मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स गायनी, ये सब बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इनको छोड़ के एग्जाम में मत जाओ। पीएसएम भी जो इस बार एग्जाम आया है, हाँ, उसने बहुत रिफ्लेक्ट ज्यादा कर दे दिया दिया है है, कि भाई पीएसएम जो देखो नेक्स्ट में गाइडलाइंस आई हैं, हाँ। कनेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो है हाँ, कि 10% हर सब्जेक्ट का पीएसएम होगा। नेक्स्ट की गाइडलाइन, नेक्स्ट की गाइडलाइन है, उन्होंने एफएमजी इंप्लीमेंट कर दिया। है। इस बार 50 क्वेश्चन थे, ऐसा बच्चे कह रहे थे, मतलब जो हमें फीडबैक मिला, हाँ। तो चलो 50 नहीं होंगे, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे। तो यानी कि ये सब्जेक्ट हैं जो बड़े हैं और डिफिकल्ट बच्चे परसीव करते हैं कि भाई ये डिफिकल्ट है, तो उनको डेली रेगुलरली आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी दो, हाँ, डेली देते रहो। डेली टाइम दो। जैसे आपने मेडिसिन, सर्जरी मान लो या कोई भी वीक सब्जेक्ट 3-4 छोड़ा था, हाँ। तो फिक्स कर लो कि मैं डेली आधा घंटा पर वीक सब्जेक्ट दूंगा, हाफ आवर पर डे पर वीक सब्जेक्ट, जो लेफ्ट आउट सब्जेक्ट है पर डे दूंगा। और आप देखोगे कि बस आधा घंटा पर डे दिया आपने उन वीक सब्जेक्ट को, तो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर वो सारे वीक सब्जेक्ट आप कवर भी कर लोगे, और बहुत ज्यादा वो नहीं लगेगा। आधा घंटा मैं कह रहा हूं, आप उसको देख लो, अगर मन लग जाए तो 1 घंटा दे दो, 2 घंटा दे दो, लेकिन शुरू कर दो आप अपने वीक सब्जेक्ट को, अब पहले तो कवर कर लो। दूसरा, पीवाईक्यू रिवीजन नॉट डन। हाँ, ये एक बड़ा रीजन है जिसके चलते बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं ऑप्शंस में। और हाँ, बोलिए सर, स्टार्ट बढ़ाइए। हाँ, तो पीवाईक्यू हमेशा छोटा ये हमेशा कहता है कि पीवाईक्यू का मतलब सिर्फ एफएमजी पीवाईक्यू नहीं है, नीट पीवाईक्यू है। और नीट पीवाईक्यू थोड़े से बेटर होते हैं रिकॉल। रीजन क्या होता है उनका, एक ही एग्जाम होता है, एग्जाम देने के तुरंत बाद वो रिकॉल हो जाता है। यस। अब हमारे एफएमजी जो प्यारे बच्चे हैं, वो पहला एग्जाम दे के आए, फिर गैप मिला, फिर दूसरा एग्जाम आया, तो यार वो पहले वाला तो गायब हो गया। हाँ, और दूसरे एग्जाम के बाद दिन भर का एग्जाम का प्रेशर है, तो पार्टी करेंगे, और पार्टी के बाद किसको रिकॉल होता है यार, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए रिकॉल हमेशा नीट का बेटर होगा। देखो, अभी आपके सीनियर्स भी बताएंगे ये बात, कि जो रिकॉल्स बाकी कोचिंग से टीचर करा रहे हैं, वो 1 लाइनर 2 लाइनर कराते हैं, जबकि एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन 3-3 4-4 लाइन के आते हैं। तो जो रियल लैंग्वेज है वो आपको सिर्फ नीट से मिलेगा। इसीलिए नीट के 2018 से लेकर के 2023 तक के पेपर के सारे टॉपिक एंड क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। जिन जिन दोस्तों ने इस एग्जाम में कम स्कोर लाया है, मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि उनमें से 80% बच्चों ने नीट के 5 साल के पेपर टॉपिक के साथ रिवाइज नहीं किए थे। उन्होंने क्वेश्चन आंसर रट लिए थे आपसे, हो सकता है, लेकिन टॉपिक के कमांड के साथ उन्होंने नीट को नहीं ध्यान दिया। और देखो मेरे दोस्तों प्यारे, अगला एग्जाम जुलाई का है, जो सब जानते हैं दिसंबर के कंपैरेटिवली ज्यादा टफ आता है। मैं आपको फाड़ना नहीं चाह रहा हूं, डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन अगर आप एग्जाम को पहले से ही जान के रहोगे, उस हिसाब से तैयारी करोगे, तो वो हल्का हो जाएगा। अब उस जुलाई के एग्जाम में क्लिनिकल क्वेश्चंस आएंगे फॉर श्योर। क्लिनिकल क्वेश्चन की रियल लैंग्वेज एफएमजी रिकॉल से नहीं मिलेगी। तो रियल लैंग्वेज आपको मिलेगी कहां से? नीट के पीवाईक्यू बनाने से, और आईएनआईसीटी के भी अभी आपके पास टाइम है, तो आप 2-3 साल के उसको भी बना सकते हो। देखो 6 पेपर है नीट का, और 3 साल का अगर आईएनआईसीटी बनाया तो उसके भी 6 पेपर, 12 पेपर टोटल हैं। आप जितने क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन भी रोज बनाओगे, तो ये 12 पेपर आपके 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, और टॉपिक ऐसा कवर होगा कि एग्जाम स्कोर आपके 10-15% बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और छोटे, हाँ, जब तुम ये कर लोगे, तुम देखोगे एफएमजी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से आए हुए हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से आए। आज बैठा था एक बच्चा जो सक्सेस होने के बाद 204 नंबर है। हाँ, 204 वाला, उससे पहले 175 लाया था। उज्जवल ने वो बता रहा था कि सर 2018 नीट के पेपर एज सच उसके 3 क्वेश्चन इसमें आ गए थे एफएमजी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज नीट के पीवाईक्यू को बनाइए अच्छे से, टॉपिक कमांड से रिवाइज करिए, और फिर आप नहीं फाड़े ना तो इसी टकले पे लाके अपना चप्पल मारना आप, और मैं झेल लूंगा आराम से खुशी खुशी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसने नीट का टॉपिक पूरा पढ़ा हो, टॉपिक नॉट ओनली क्वेश्चन, उसके हो सकता है कि वो ना निकले, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका जो भी अभी स्कोर आ रहा है उससे 15-20% वो स्कोर बढ़ जाएगा। आप बस ये करके देखो। बिल्कुल। लेकिन ऑफ कोर्स पूरा टॉपिक कमांड होना चाहिए, केवल क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए। फिर 1-2 रीजन जिसके चलते एग्जाम डे में गड़बड़ होता है, वो है इम्प्रॉपर स्लीप और एंजाइटी, जिनके एक्सपर्ट महारत हमारे साथ खुद ही हैं। तो आप इन दोनों पे जरा रोशनी डालें कि लास्ट डे में जब ये एंजाइटी होती है लास्ट वीक में, तो लास्ट वीक की इस एंजाइटी को हम कैसे हैंडल करें, क्या करना चाहिए सर? देखो,
क्योंकि इसके चलते मैंने देखा है कई बच्चे खुद से निगेटिव सोच लेते हैं, निगेटिव टॉक करते हैं और फिर गड़बड़ हो जाते हैं। तो थोड़ी बहुत एंजाइटी होना स्वाभाविक है। जिसने मेहनत की है उसे थोड़ा डर लगेगा कि क्या पता मेरा जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है। ये थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसमें हमारी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है और हम परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। लेकिन यदि ये ज्यादा हो जाए तो दिक्कत कर जाती है। अब इसको रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो कि यदि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए अपनी तैयारी पे, ठीक है, रोज काम करने से वो एंजाइटी कम हो जाएगी। बिलीव सिस्टम, ठीक है। कई लोग पढ़ के भी फिर भी एंजाइटी में रहते हैं, हाँ, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम वीक होता है। उनका बिलीव सिस्टम वीक होता है, उन्हें अपने आप पे शक रहता है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी इंटरव्यू हुए हैं सब जो INICT का टॉपर हो, FMG का टॉपर हो या फिर नीट का टॉपर हो, उसने हमेशा ये कहा मुझे लगता ही नहीं था कि मैं टॉप कर जाऊंगा। हाँ, गलती से टॉप कर गया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मैं टॉप कर जाऊंगा। उसे जब वो एग्जाम देने जाता है उसे लगता है कि यार पता नहीं कोई रैंक आएगी भी नहीं आएगी, और वो टॉप कर जाता है। तो उसने अपनी एंजाइटी मैनेज की। जो मैंने देखा, FMG का टॉपर हो या कोई भी टॉपर हो या जिसने पास किया हो, उसने उस एंजाइटी को कंट्रोल किया और अपना बिलीफ सिस्टम बनाया कि यदि मैंने मेहनत की है तो एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि जो भी अब तक एग्जाम क्लियर करते हुए आए हैं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ यही चीज पढ़ी है, PYQ पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोचिंग वगैरह लगाई है। इससे ज्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल। तीसरा इसमें पॉइंट आता है कि लगने लगता है मैं भूल गया। अब होता है 19 सब्जेक्ट, एक शुरू करते हैं, जब दूसरे पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं, तब तक वो लास्ट तक पहुंचते हैं, उससे पहले वाला लगता है कि मुझे याद ही नहीं। तो इसका मैं साइंटिफिक रीजन देता हूं। और आप सर वो रिवीजन स्ट्रेटेजी आप अपनी बताने वाले थे, एक स्टोरी। अगले स्लाइड पे ब्लैंक है ये, बताओ आप सर। तो मैं आप लोग के क्वेश्चंस भी लेंगे हम लोग, बस एक जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस स्लाइड के बाद हम लोग आपके क्वेश्चंस लेंगे। प्लीज आप जो भी बातें हैं, दिल की बात आप कहिए, वो हम लोग जरूर उसको लेंगे। बट अभी हम लोग ये कर लें कि हम लोग कैसे अपने रिवीजन को पक्का करेंगे, कैसे एंजाइटी को दूर रखेंगे ताकि एंजाइटी दोबारा मामला गड़बड़ ना करे। तो ये बिलीफ सिस्टम है, तुमने पढ़ा भी है, क्वेश्चन भी आते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था हमारे माइंड में 3 लेवल है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अच्छा, ठीक है। कॉन्शियस लेवल क्या है, जिस पे हम डील कर रहे हैं। यदि मैंने तुमसे पूछा तेरा नाम क्या छोटे, तूने मुझे बता दिया, यानी इंफॉर्मेशन तेरे कॉन्शियस पे मस्त राम, हाँ है ना, तेरे कॉन्शियस पे थी, तूने तुरंत बता दी। यानी जो कॉन्शियस पे इंफॉर्मेशन होती है वो तुरंत तुम उसे बता देते हो, कैच कर सकते हो। अब मैंने कहा छोटे ये बता, 5th क्लास में तेरा क्रश क्या था, गर्लफ्रेंड कोई मतलब या क्रश? सुषमा पांडे। वो भी याद है। वो तेरे याद है, मतलब कुछ बच्चों को के कई होंगे तो वो सोचेगा, है ना। मतलब तुमने कहा चलो मैं थोड़ा वो कर दें कि 5th क्लास में हमारा तेरा क्लास टीचर कौन था, फेस याद है? तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। शर्मा जी थे। हाँ, तो शर्मा जी यहाँ पे थे। तूने थोड़ा सा एफर्ट डाला, कहाँ पे आ गए? कॉन्शियस में आ गए। मतलब ये है, जो कॉन्शियस है वो आइसबर्ग है, हाँ, टिप ऑफ आइसबर्ग। तो हमें जब दिखता है तो हमें ये दिखता है, हम इस चीज को असेस ही नहीं कर पाते कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ये भी है। और ये अनकॉन्शियस, जो भी तुमने आज तक कुछ भी देखा है, पढ़ा है, सुना है, फील किया है, वो सब तुम्हारी इंफॉर्मेशन अनकॉन्शियस पे है। बिल्कुल। तो तुमने थोड़ी सी कंसंट्रेशन की, ये प्री कॉन्शियस तुम्हारे एग्जाम में हेल्प कर दी, और थोड़ी सी और मेहनत की, पॉजिटिव रहे, तो अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन भी, यानी जो तुमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल। साइंटिफिकली कहते हैं कि अनकॉन्शियस की इंफॉर्मेशन कभी भी कॉन्शियस लेवल पे नहीं आती, लेकिन वो हमें डायरेक्ट करती है, सिक्स्थ सेंस। हाँ, गट फीलिंग ये वाला सही था। तो जो अनकॉन्शियस फीलिंग है वो हमें कई बार सही आंसर मार्क करने के लिए कहती है। तो यदि तुमने ये विश्वास कर लिया कि मैंने 5-6 महीने पढ़े हैं लास्ट टाइम के, तब तुम एंजाइटी है, वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पड़ी है, वो निकल आएगी, बस खुद पे विश्वास रखना और टॉक पॉजिटिव होना। हाँ, तो वो एंजाइटी अपने आप ही कम हो जाएगी। और एक तो मेरा रिक्वेस्ट होता है सभी स्टूडेंट से कि कभी भी अपने बारे में निगेटिव अपने दिमाग के सामने में मत बोलिए, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो कॉन्शियस माइंड से बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन का बस टिप है, 20% है। रियल पार्ट तो सब कॉन्शियस है, जो इन दोनों को मिला के बन रहा है।
लेकिन कॉन्शियस पार्ट से जो हम बोलते हैं वो सब कॉन्शियस ऑर्डर की तरह ले लेता है। तो जब आपने ये बोलना शुरू किया कि मेरी तो मेमोरी वीक है, मैं तो भूल जाता हूं, मेरे को तो नींद नहीं आती है, ये 3 ऑर्डर दिए आपने ऑर्डर इसलिए दिए क्योंकि आपका दोस्त भी वही बोल रहा था कि यार मैं भी भूल रहा हूं। आपने भी उसके साथ सुर में सुर मिला के बोल दिया यार मैं भी भूल रहा हूं। तो आपने जब सुर में सुर मिलाया, आपका दोस्त नहीं सुन रहा है क्योंकि वो तो अपनी प्रॉब्लम में बिजी है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो। और सोचो ब्रेन को कैसा लगता होगा कि साला मैं दिन भर इसको इतनी मेहनत करा रहा हूं, इतने अच्छे कर रहा हूं, और ये किसी भी दोस्त के सामने मेरी ही लेने लग जाता है। तो कभी भी अपने ब्रेन के आगे ये मत बोलो लाइन कि मैं भूल जाता हूं, मेरी मेमोरी वीक है, मैं नींद कम आती है। हमेशा अपने ब्रेन के सामने अपनी पॉजिटिव बातें ही बोलते रहो। सेल्फ टॉक सबसे इंपॉर्टेंट टॉक है। देखो होता क्या है कि एक्चुअली में हर कोई 70-80% याद रखता है, 10-20% भूलता है। लेकिन कई सारे लोग उस 70-80% याद रखने के लिए खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट वो जो 10-20% भूले उसके लिए लेते रहते हैं कि कैसे भूल गया, कैसे भूल गया। और वर्मा जी शर्मा जी की स्टोरी सुनाएगा तू? वो सुना दे। वो सुना दूं? देखो यार, 2 पेरेंट हैं, एक है हमारे शर्मा जी और एक है वर्मा जी। अब वर्मा जी इधर कर देते हैं। या अब ये हुआ क्या कि शर्मा जी, मैं शर्मा जी बन जाता हूं। शर्मा जी बन जाता हूं। शर्मा जी आप बन जाओ, वर्मा जी मैं बन जाता हूं। शर्मा जी के लौंडे ने लाया 80% नंबर और वर्मा जी के लौंडे ने लाया 80% नंबर, दोनों ने। अब शर्मा जी क्या लाया बे? हाँ? 80% मार्क्स होते हैं। हाँ। अबे कम से कम तो 90, 98 कुछ तो लेके आता। हाँ। हट क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कमी सुविधाएं दी? हाँ। क्या नहीं किया तेरे लिए? हाँ। एसी लगा के पढ़ाता था तुझे। हाँ। क्या किया तूने? हाँ। 80%। हाँ। तो शर्मा जी ने अपने लौंडे की बुरी तरह से ले ली, क्रिटिसाइज करके उसकी बैंड बजाई 80% लाने पे भी। अब आया वर्मा जी की बारी। 80% लाते ही वर्मा जी बोले, वाह लौंडे, कमाल कर दिया तूने, 80% ले आया। यानी अब अगली बार थोड़ी बहुत तो और बढ़ेगा ही, लेकिन तूने जो 80 भी लाया ना, मैं उससे बहुत खुश हूं, दिल जीत लिया, वाह लौंडे वाह। तो अगले एग्जाम में कौन ज्यादा बेटर लाएगा, शर्मा जी या वर्मा जी का लौंडा? कौन ज्यादा लाएगा अगली बार? कमेंट कर देना भाई। एक ऑब्वियस सी बात है कि जिसको मिला है एप्रिसिएशन, अगली बार वो बेटर परफॉर्म करेगा जिसको हमने एप्रिशिएट किया है। यानी वर्मा जी का लौंडा अगली बार अच्छा करेगा। अब ये स्टोरी क्यों सुनाई, सर ने क्यों बोला कि सुनाऊं? क्योंकि इस स्टोरी में शर्मा जी या वर्मा जी आप खुद हो, और ये जो उनका लौंडा है ये आपका ब्रेन है। आपने अगर अपने ब्रेन को 80% लाने के लिए या 140 लाने के लिए डांटना शुरू किया तो उसकी क्रिटिसिज्म से अगली बार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने अप्रिशिएट करना शुरू किया तो वो अगली बार फिर से पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होगा और अच्छा करेगा। मान लो आपने सोचा है कि मैं कल से 8 घंटा पढ़ूंगा और आपने पढ़ाई की आधा घंटा। अब आधा घंटा पढ़ने के बाद अगर आपने अपने आप को मारना शुरू किया, डांटना शुरू किया कि अबे 7.5 घंटा क्यों नहीं पढ़ा, तो अगले दिन आप मूड खराब को ठीक करने के चक्कर में पूरा नहीं पढ़ोगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने 8 घंटे की प्लान में आधा घंटा भी पढ़ा और आपने ये बोला खुद से कि वाह पिछले दिन 0 पढ़ा था, आज आधा घंटा तो पढ़ा, कुछ तो ग्रोथ किया, और लगा रहा तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते तू अच्छा कर जाएगा, तो अगले दिन भी आपको पढ़ने का मन करेगा और आप अच्छा पढ़ोगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गड़बड़ करते हैं, उनके गड़बड़ करने का ये रीजन है कि वो होते हैं शर्मा जी, और वो अपने लड़के की, अपने ब्रेन को बहुत हार्ड होते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो प्लीज मेरे दोस्तों, अपने बारे में निगेटिव मत बोलो, वरना सबकॉन्शियस उसको ऑर्डर ले लेगा। और अपने ब्रेन को अप्रिशिएट करते रहो, ये बहुत जरूरी है। अपनी मेहनत को भी, और अपने तुम जो एक पोजीशन पे हो उसके भी। इंडिया के टॉप 5% पे हो आप किसी क्लास में देखो जाकर के, पूछो बच्चों से क्या बनना चाहते हो, 80% बच्चे बोलेंगे डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। सही बात है। और आप बन चुके हो। तो आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपने कितने कुछ अभी अचीव कर लिया है। थोड़ा सा और आपको अप्रिशिएट करो, वर्मा जी बनो, लौंडे को अप्रिशिएट करो, और फोड़ डालेगा। बिल्कुल, है ना? चलो सर, एक करके कुछ थोड़े एक दो पॉइंट हमने और लिख रखे हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हम आपके शुरू से लेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा, बस एक बात बताना। हाँ, एंजाइटी आपका, एंजाइटी का ये रह गया दोस्त, कोशिश करो ये तुम्हें बिलीव सिस्टम आ गया, और कभी लगने लगे कि यार बात नहीं बन रही है ना, और सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं, तो प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेने में हेजिटेट मत करो। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो हेजिटेट करते हैं कि यार नहीं, कि मैं
साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा तो वो दवाई दे देगा, मुझे सिडेशन हो जाएगी, जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाइयों। यदि लग रहा है तो यू के कनेक्ट, मेरे साथ भी कनेक्ट हो सकते हो कभी भी, एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यार, कई बार केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पा रहे, तो उसमें क्या है कि केमिकल्स को ठीक कर लो। कई बार बातचीत से भी ठीक हो जाती है, कई बार वो बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, उससे ठीक हो जाती है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से हो जाएगा। दूसरा एक और एंजाइटी के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, थोड़ा सा 5 मिनट अपने सांसों पे फोकस करना और सांस के बीच के गैप पे फोकस करना, डीप ब्रीदिंग। हाँ, डीप ब्रीदिंग। और आप एग्जाम में भी ये चीज कर सकते हो। आप मोस्टली, मैंने स्टूडेंट ने बताया कि उनकी मम्मियों ने सिखाया कि जब एग्जाम में टफ लगे चीजें तो ब्रीथ पे फोकस करो, और उन्होंने पाया कि ब्रीथ पे फोकस करते ही हम वापस सेंटर हो गए। एक दो बच्चे ने भी बोला एग्जाम में एंजाइटी हुई, हमने ऐसे रिलैक्स कर लिया। सांस पे फोकस करने से क्या होगा कि जैसे आप सांस पे फोकस करोगे, आपको अपना डैश पड़ोसी याद आएगा कि वो ऐसा बोल रहा था, या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड याद आएगी, और फिर आप सडनली रियलाइज करोगे कि अरे मैं तो सांस पे फोकस कर रहा था। तो आप उस विचार के बादल से, थॉट के क्लाउड से निकल के वापस ब्रीथ पे आओगे। और इस प्रैक्टिस से आपको यह पता चल जाएगा कि जो थॉट है वो क्लाउड की तरह टेम्पररी है, तो वो इंपॉर्टेंस देने की बात ही नहीं है। और अभी के टाइम में कोई भी बच्चा अगर प्रॉब्लम में है, प्रेशर में है, तो वो इसलिए प्रेशर में है क्योंकि वो किसी थॉट को दिन रात अपने ब्रेन में घुमाए जा रहा है। तो अगर आपने 5 मिनट भी फोकस किया ब्रीथ पे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि भाई थॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट, थॉट इज टेम्पररी, इट्स लाइक ए क्लाउड, इट विल कम, इट विल गो। और आप थॉट से वापस अपने ब्रेन पे आना, सांस पे आना सीख जाएंगे। अब इसका दूसरा फायदा ये मिलेगा, एक तो आप किसी भी थॉट से अटैच नहीं होंगे, दूसरा फायदा ये, लोग क्लास में बैठे होते हैं, क्लास में बैठे बैठे कहीं और खो जाते हैं। तो अगर आपने ये 5 मिनट भी मेडिटेशन किया, तो आप तुरंत जैसे सांस पे फोकस थॉट को छोड़ के आने लगे थे, वैसे ही क्लास में भी कोई थॉट आएगा तो आप उसको छोड़ के सांस पे आ जाओगे। और इसको करने से, इस मेडिटेशन से, ना सिर्फ आपकी एंजाइटी ठीक होगी बल्कि आपका स्लीप बेटर हो सकता है। इसी को राणा भाई थे हमारे एफएमजी बैच में, या एलएन नेक्स्ट में स्टूडेंट, उसने बताया भी कि आपने सर सजेशन दिया था, वो मैंने किया और उससे स्लीप साइकिल उसकी बेटर हुई। स्लीप में क्या करना है कि सोते समय ये 5 मिनट का मेडिटेशन करो। सुबह उठ के कोई नहीं कर पाता है, जनरली बहुत टफ है बैठना, तो लेटे हो बेड पे, लेटे हुए ब्रीथ पे, और ब्रीथ के बीच में एक गैप आती है लेते और छोड़ते समय, उस पर फोकस करो। तो उस पर फोकस करने से 2 मिनट में नींद भी आ जाएगी, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि कभी भी कोई थॉट आपको अपने साथ नहीं ले जाएगा, बहुत दुखी नहीं करेगा। आप थॉट को बादल की तरह इग्नोर करना सीख जाओगे, और जिसने थॉट को इग्नोर करना सीख दिया उसका फोकस एकदम शार्प लेजर की तरह हो जाएगा, और आप हर एग्जाम को फाड़ के निकल जाओगे। तो 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस सोने समय अगर आप कर लोगे तो स्लीप एंजाइटी दोनों में हेल्प मिलेगा डेफिनेटली। प्लस एक बात और इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपने स्लीप साइकिल को ठीक करने के लिए हमेशा याद रखना कि एग्जाम से 1 मंथ पहले एक रूटीन बना लो कि 7 या 8 बजे के बाद फोन ऑफ रहेगा। या फिर एक बच्चा भी इंटरव्यू दे रहा था, बहुत अच्छा, उज्जवल ही, कि सर मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देता था और सिर्फ मम्मी पापा या घर का कॉल आने को देता था। आप 1-2 कॉल, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा भी अलाउ कर सकते हैं, बट उसके अलावा कुछ नहीं। और बेटर होगा कि फोन ऑफ हो, तो 8 बजे से फोन ऑफ होने लगेगा तो आपकी स्लीप साइकिल खुद ही बेटर हो जाएगी। और एग्जाम से 1 मंथ पहले आपको 2 काम करने से बड़ा फायदा मिलेगा। एक तो ये कि आप जिस टाइम में एग्जाम होता है उस टाइम में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, और पीवाईक्यू जब भी प्रैक्टिस करो 10-10 के ब्लॉक में करो। 10 करो, फिर उसका कितना आंसर आया, क्या क्या सही था गलत था वो चेक करो। तो उस पीवाईक्यू प्रैक्टिस से एग्जाम के टाइम में आप ऑटोमेटिकली ट्यून होंगे कि जब एग्जाम होगा तो मुझे इस फ्लो में आ जाना है। एक स्विमर था जिसने हजारों गोल्ड मेडल लाए, फ्लैप, माइकल फ्लैप और समथिंग नाम था, बहुत लंबा, तो वो यही काम किया करता था, रोज उसी टाइम में प्रैक्टिस करता था जब उसको कंपटीशन में था। तो वो रियल कंपटीशन में उसको एंजाइटी नहीं होती थी। हाँ, सर्केडियन रिदम उसकी सेट होगी कि इस टाइम में मुझे ज्यादा परफॉर्म करना है। हाँ। और इसमें एक चीज और, मेडिटेशन से मेरे याद आया, कुछ लिटरेचर है जिसमें क्लियर लिखा है कि तुम लगातार रेगुलर एक्सरसाइज करो, एरोबिक एक्सरसाइज 10-15 मिनट्स, तो एंजाइटी, डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत कम। तो अभी मैंने नहीं कहूँगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा जिम लगाना है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो। सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम। यदि स्लीप प्रॉब्लम नहीं है तो नाइट में भी कर सकते हो, क्योंकि नाइट में यदि तुम्हें स्लीप की दिक्कत है तो शाम के टाइम एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं स्लीप हाइजीन में। यदि तुम्हें दिक्कत नहीं है स्लीप की तो किसी भी टाइम एक्सरसाइज करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो जो टॉक्सिन है इकट्ठे हो रहे हैं, ब्लड वेसल डायलेट होंगी और टॉक्सिन
रिमूव हो जाएंगे, ऐसा हम साइंटिफिकली मान सकते हैं। और लिटरेचर जो है वो तो रिसर्च पे बेस्ड है, मतलब जो डाटा मिले उसमें पता चला कि जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें एंजाइटी डिप्रेशन के चांसेस कम होते हैं। तो ये तो माहौल बन जाएगा, तो ये और अंदर से खुशी भी मिलती है, क्योंकि सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन निकलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। सेरोटोनिन हमें हैप्पी रखता है, टेस्टोस्टेरोन आप जानते हो सेक्स हार्मोन है, वहां भी काम आएगा। तो और वो फीमेल के लिए भी टेस्टोस्टेरोन जरूरी है, सिर्फ मेल के लिए, वो सभी को हैप्पी करेगा, सभी को हैप्पी करेगा। तो अगर आपने थोड़ी देर भी 10 मिनट भी एक्सरसाइज किया या कुछ थोड़ा बहुत वॉकिंग जॉगिंग कर ली, तो उससे भी ये मैटर्स सेटल रहेंगे। और ये हैबिट 10 मिनट से आपका कोई एग्जाम प्रिपरेशन अफेक्टेड नहीं होता है। 10 मिनट आप देके देखो, अभी के टाइम में खासकर आपको ये बहुत हेल्प करेगी, माइंड को क्लियर कर देता है। बिल्कुल। क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ, क्योंकि हमारे टॉपिक्स जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो तो हुआ। एक बात इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, या बच्चों के क्वेश्चन ले लें? अच्छा ठीक है, काफी क्वेश्चन शुरू से लेते हैं सर। हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन इधर आ जाए सर। हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन गिरी कुमार का था, सर आई हैव गॉट 130, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में 130 आ रहे हैं। हाँ। तो सर आप इसको, मैं तो ये सजेशन दूंगा गिरी भाई कि पहले तो ये कि 5 साल के नीट के PYQs विथ टॉपिक आप इंक्लूड करो प्रिपरेशन में, आपका मार्क्स 130 से 160 इसी बार हो जाएगा। बिल्कुल। बट उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नोट्स बार बार चेंज मत करो, फिर डीक्लटर करके एक शॉर्ट वो बना लो जिसमें बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके पार्ट लिखे हुए हों, उसको रिवाइज कर लो। वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यदि तुम एग्जाम कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें रूल होता है 20 30 30 20। ओ भाई ये क्या रूल है? 20%, 20, सॉरी मैं जा रहा हूँ, 20 30 30 20। 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं। अच्छा, वेरी इजी। जो तुमने मतलब MBBS में बस चले भी गए ना क्लास में, तो भी तुम उसको सही आंसर लगा के आओगे। ओके, कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है। 30% इजी होते हैं, 30% डिफिकल्ट, और 20% वेरी डिफिकल्ट। ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है इसमें परसेंटेज में, लेकिन ये यानी कि जब भी तुम तैयारी कर रहे हो मॉडरेट इजी लिख देते हैं। हाँ, मॉडरेट इजी। जब भी तुम तैयारी कर रहे हो 50% तक पहुंचना आसान है। 50 के बाद एक एक नंबर में अचीव करने के लिए, एक एक नंबर अचीव करने के लिए तुम्हें मेहनत बहुत कई गुना बढ़ानी पड़ती है। तो यानी जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट है, जो तुमने हटाई दिए, यदि उसमें थोड़ा सा भी तुम पढ़ लोगे, PYQ कर लोगे, रैपिड रिवीजन कर लोगे, तो भी तुम उसमें 50% आराम से स्कोर कर लोगे। और अभी तो टाइम है, आप उस सब्जेक्ट को पूरा भी पढ़ सकते हो। लेकिन मतलब ये है कि ये कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम सब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो यार काम ही नहीं आना और ये हाथ भी नहीं लगेगा। तो कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना, क्योंकि 50% तुम आराम से ला सकते हो यदि थोड़ी सी मेहनत करो। थोड़ी सी 50 इतना आसान भी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये तब होगा जब सारे 19 सब्जेक्ट पढ़े हैं तभी वो इजी भी आप पकड़ पाओगे, वरना इजी भी आपको टफ लगेगा। तो वही मैं कहने वाला था कि इजी का मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ना नहीं है, ऐसे हो जाएगा। ये जो 5 महीने का टाइम है, इसमें मेहनत करोगे तो आराम से अचीव कर लोगे। चलो वेरी गुड। तो 130 से ऊपर लाने का ये है। हर बार 10 नंबर इंक्रीज हो रहा है, सिग्निफिकेंट नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसी के तरीके हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एंड आई ट्रूली होप कि उन तरीकों से आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली बढ़ सकते हैं। नीट के पेपर बनाइए 5 साल विथ टॉपिक, 1-2 साल INICT के विथ टॉपिक बनाइए, नोट्स को चेंज मत करिए, रिवाइज उसे बार बार करिए, और 6 महीने का पहले से ही एक स्ट्रेटेजी और प्लान बना लीजिए और उसको फॉलो करिए। कभी कभी जब आप लो होते हो तो किसी ना किसी को आप एक मेंटर, एक उसके हेल्पर की तरह रख सकते हैं, उनसे भी हेल्प मिलती है। सर क्या हमें इनकी आगे की 5 मंथ स्ट्रेटेजी में कुछ चीजें बतानी चाहिए या वो खुद से बनाना चाहिए? एक अलग से सेशन करेंगे हम, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपको पता है कि क्या है, आपने क्या फॉलो किया है, वो आप खुद से बनाए तो सबसे बेस्ट है। 2 सेशन मुझे लगता है जो हम कर सकते हैं। एक तो स्लीप हाइजीन की, जो नींद नहीं आ रही उसमें स्लीप हाइजीन का क्या रोल है, ठीक है, हम उसको कैसे स्लीप हाइजीन को अडॉप्ट करके 5-6 दिन के अंदर ही रिजल्ट ला सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, जैसे कि स्ट्रेटजी हम दे सकते हैं, उसमें भाई किस सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत टाइम देना है तुम्हें और कहाँ पे तुम उसको स्ट्रक्चर कर लोगे। ओके, उस स्ट्रेटजी को तुम रीस्ट्रक्चर कर लो। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और याद आया मेरे भाई, जो कह रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है, उसमें रिवीजन स्ट्रेटजी एक बार बता दें इन्हें, तो शायद इंप्रूवमेंट हो कि रिवीजन कैसे करना है। हाउ टू रिवाइज आप बताना चाह रहे हो, बता लो सर, है ना? बता लो, ये आप ही करो,
ये 2 गज जमीन वाला एग्जांपल आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। तो ये हाउ टू रिवाइज प्रॉपरली एक बार आप मुझे बताओ इन्हें। तो रिवीजन से ही मुझे लगता है कि जो मामला है वो बनेगा, बन सकता है ना। क्योंकि देखो कोई एक सिंगल तरीका नहीं होता, हर आदमी अलग है, तो हर आदमी के लिए तरीके भी थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। तो हमें मल्टीपल अप्रोच करनी है, जोन सा हमारे लिए फिट बैठ जाए। हाँ भाई सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो हर आदमी के लिए कोई चीज अच्छी हो सकती है, सिंपल हो सकती है, दूसरे के लिए वो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। तो तुम्हारा अपना जो माइंडसेट है उसको एक्सेप्ट करो, और तुम जो हम बता रहे हैं उसमें जो तुम्हें लग रहा है कि ये काम का है, मेरे काम आ जाएगा, उसे रख लो। ठीक है, सारी बात माननी जरूरी नहीं है, उसमें से कुछ बात जो आपको काम को लगे वो जरूर मान सकते हो आप। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि एग्जाम प्रिपरेशन में हमें दोनों पार्ट को डेली करना चाहिए। पीवाईक्यू और नोट्स, इन दोनों का बात साथ होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नए नोट्स ना बनाएं। अगर नोट्स हैं आपके पास तो उसी में ऐड करें, और अगर आपको नोट्स लिखने में दिक्कत होती है तो खरीद लो यार, मार्केट में सारे टीचर के नोट्स मिलते हैं, और उसी में नए पॉइंट ऐड कर लो। बिल्कुल। नए नोट्स लिखने में टाइम मत लगाओ, उस टाइम को याद करने में करो। लेकिन कुछ लोगों की मेमोरी होती है कि लिखने से ज्यादा याद होता है, तो वो लिख लें, इंडिविजुअलाइज कर दिया। तो पीवाईक्यू डेली करना है, और इस डेली पीवाईक्यू अगर आप क्लास नहीं कर रहे हो कोई कोचिंग में, तो कम से कम डेली 100 पीवाईक्यू होने चाहिए। 100 पीवाईक्यू का मतलब है कि आप पीवाईक्यू करेंगे 10-10 के ब्लॉक में। जब आपने 10 पीवाईक्यू, मान लो आप ऐप से सॉल्व कर रहे हो, तो 10 पीवाईक्यू के बाद आपके कितने नंबर आए वो लिखना एक बार जरूर। और होता क्या है सर, बच्चे पीवाईक्यू करने में पहली बार करते हैं, 3-4 नंबर आते हैं पीवाईक्यू में, फिर वो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता है, तो वो डायरेक्टली पीवाईक्यू करना ही छोड़ देते हैं। एग्जाम के टाइम में पीवाईक्यू देख लेते हैं, बस क्वेश्चन आंसर देख लिया या वीडियो सुन लिया। कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि जो रियल एग्जाम है, ये भी एक रीजन है जिसके चलते स्कोर बढ़ता नहीं है। तो ये समझो आप, रियल एग्जाम ये नहीं चेक कर रहा है कि आपकी नॉलेज क्या है, आपने क्या पढ़ा है, वो ये चेक कर रहा है कि एग्जाम प्रेशर में आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। बिल्कुल। अब वो रिकॉल की प्रैक्टिस अगर आपने डेली नहीं की तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। रिकॉल की प्रैक्टिस करने का यह बेस्ट तरीका है कि एक बार जब 10 क्वेश्चन बन जाए तो आप तभी आंसर देखो, और उसके मार्क्स अगर आप बीच में, मान लो ऐप पे बना रहे हो तो आंसर तो नीचे आ ही जाता है, तो एटलीस्ट उसके मार्क्स एक बार लिख लो कि 10 में से कितने आए। उससे क्या फायदा होगा, मान लो आपने पहली बार में 10 बनाया और आपके 3 नंबर आ गए 10 में से, अब आप हमेशा कोशिश करोगे कि अगला जो मैं 10 बनाऊं उसमें 3 या उससे ज्यादा लूं। तो 4 नंबर लाने के लिए आप क्या करोगे, गेस करना बंद कर दोगे, तुक्का नहीं मारोगे, वरना फिर 3 से कम हो जाएगा। पहला गेस मारना बंद करोगे। दूसरा, आप क्वेश्चन का आंसर जल्दीबाजी में नहीं दोगे, रुकोगे, उसको अपने दिमाग की गहरी खाई से खोज के लाके सबकॉन्शियस माइंड से फिर आंसर दो। तो उस तरह से रिकॉल की प्रैक्टिस डेली होगी, और जिसने रिकॉल की प्रैक्टिस डेली की, एग्जाम के प्रेशर में भी वो रिकॉल कर पाएगा। तो अभी के टाइम में मैं एक सेकंड रीजन ये पाता हूं, एक तो वो नीट के क्वेश्चन के टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं, ये रीजन होता है। दूसरा रीजन एक बड़ा मुझे ये मिलता है कि वो क्वेश्चन एक बनाए, आंसर देखें, और कोई भी तुक्के से आंसर मार देते हैं, फिर वो एक्सप्लेनेशन पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। अगर, और 10 ही क्यों, अब आप बोलो कि सर मैं तो पूरा मॉड्यूल बना के तब आंसर चेक करता हूं, तो अगर आप 50-100 क्वेश्चन बना के आंसर चेक करोगे ना, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी मर जाएगी कि पहले का आंसर क्या था। लंबा टाइम हो जाता है, लंबा टाइम। 10 क्वेश्चन बनाओगे तो आपके अंदर क्यूरियस रहेगी, और जितने क्यूरियस रहोगे उतना आंसर लंबा याद होगा। तो 10-10 के पैटर्न में डेली पीवाईक्यू कम से कम 100 जरूर बनाना है, और इन पीवाईक्यू बनाते टाइम अलग से मार्क कर लो जो पीवाईक्यू रॉन्ग हुए हैं उनको, जो पीवाईक्यू करेक्ट बाय गेस हुए हैं उनको, और जिनके एक्सप्लेनेशन अच्छे हैं उनको। इन तीनों को मार्क्स कर लो। मार्क करने के बाद एग्जाम से पहले जिनको मार्क किया है उनको 2 बार जरूर रिवाइज कर लो, और 1 बार पीवाईक्यू को और पढ़ लो। तो पीवाईक्यू सिर्फ बनाना नहीं है, डेली 100 बनाने से फायदा क्या होगा कि आप 5 महीने में इसका 3 रिवीजन, 2 से 3 रिवीजन कर लेंगे, और 2 से 3 रिवीजन होने के बाद ही पीवाईक्यू परमानेंट होते हैं, सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होते। तो पीवाईक्यू अच्छे हो गए, टॉपिक अच्छे हो गए, 70% क्वेश्चन सेम टॉपिक से आते हैं जो पहले आ चुके हैं, 70% मार्क्स आप एक्वायर कर सकते हो अगर आपने टॉपिक पे कमांड कर लिया तो। लेकिन बड़े क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक जो मैंने सेकंड टाइम तैयारी की थी, हाँ सर, डबल MD हैं। पहले बायोकेम में किया, फिर इन्होंने सोचा साइकेट्री करते हैं, 8 साल बायोकेम पढ़ाने के बाद साइकेट्री में MD किया। तो कभी भी माहौल बन सकता है। तो इसमें जो मैंने सेकंड टाइम प्रिपरेशन की थी, मैंने रिट्रोग्रेड की थी, जैसे ये बताया अश्विनी भाई ने बताया। इसमें रिट्रोग्रेड क्या होता है, रिट्रोग्रेड का मतलब ये है कि
जो तुमने ये 10 क्वेश्चन किए जो गलत हो रहे हैं, वो मतलब तुम्हारे तो कंसेप्ट कम है, वीक है, तो उसको तुम नोट्स, तुम्हारे हैंडी है, नोट्स में करो और वहीं से साथ के साथ रिवाइज कर लो 10 क्वेश्चन के बाद। वाह वाह। और वहीं पे मार्क कर लो कि ये टॉपिक आया था जो मैं गलत किया था, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं जो मेरा कंसेप्ट सही नहीं है। वाह वाह। तो वो जब सेकंड टाइम, उसके लिए तो मैं स्टिकी नोट्स भी कहता हूँ, स्टिकी नोट्स लगा सकते हो तुम। तो उसमें क्या होगा, पूरी तुम्हारी डीक्लटर वाली जो बात चली थी उसका बेनिफिट हो जाएगा कि वो उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो हट जाएगी, लेकिन जो काम की होगी उस पे स्टिकी नोट लगेगा, ऐड भी हो जाएंगे। ऐड भी हो जाएंगे। क्या बात, तो क्या बात। ये पीवाईक्यू और नोट्स को साथ में लेके चल सकते हैं। हाँ। पीवाईक्यू गलतियां नोट्स में से पढ़ के ठीक कर। वाह क्या बात। फिर इस तरह से पीवाईक्यू करके 2-3 बार रिवीजन हो जाएंगे। नोट्स में क्या है कि नोट्स मेरे हिसाब से हर रोज 2 सब्जेक्ट के पढ़ने चाहिए, सिर्फ एक के नहीं। क्योंकि मान लो आप दिन में 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हो, 8 घंटा मान लेते हैं, तो 3 से 4 घंटा आपको पीवाईक्यू पे देना चाहिए मेरे हिसाब से। और 2 सब्जेक्ट को अलग अलग 2-2 घंटा देना चाहिए, और ये शुरू से ही होना चाहिए। 2-2 घंटा आपने 2 सब्जेक्ट को देने को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे क्या होता है कि दोनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहता है। यूजुअली क्या होता है, 2-3 सब्जेक्ट बाद 2-3 घंटे बाद हम बोर होने लग जाते हैं। तो अगर दूसरा सब्जेक्ट भी है तो वो इंटरेस्ट ले आएगा और हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। किसी किसी दिन आपको बड़ा मन लग रहा होता है, उस दिन डिस्टर्ब मत करो खुद को, एक ही पढ़ो। लेकिन वो किसी किसी दिन होता है ना, तो बाकी दिन एक थोड़ा मिक्स कर लेने से एनर्जी बन जाएगी। और रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका है सब्जेक्ट का, वो सर ने खुद करके दूसरी बार फोड़ के साइकेट्री लाई थी, वो अभी मुझे आप क्लास शुरू होने के पहले बता रहे थे। तो नोट्स को रिवाइज करने का जो बेस्ट तरीका है वो सर आप जरा सा बताइए, उसको हम लोग बात करेंगे। पहले आप ये बताइए। देखो होता क्या है कि रिवीजन, आपसे ही बात हुई थी ये हाँ, है ना, बिल्कुल पढ़ाई आपने जो किया है वो एकदम बता दीजिए, वो काम कर जाएगा मुझे लगता है। देखो मैंने कई बार फील किया कि मैंने याद किया और 15 मतलब 3-4 दिन एक सब्जेक्ट के लगाए, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पकड़ा, तीसरा सब्जेक्ट पकड़ा, 15 दिन हो गए, पहला सब्जेक्ट बिल्कुल गायब। ओह, कभी भूला कभी याद किया। तो ऐसे ही हुआ। तो फिर मैंने कुछ लिटरेचर देखे, उसमें देखा जब भी हम पढ़ते हैं तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, टॉपिक को लेके ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, तुमने भी देखा है। अब जो हमारे भाई, ये तुम तो मेडिको हो, तुम्हें पता ही है, साइनेप्स बनते हैं न्यूरॉन्स के, है ना, कनेक्शन बनते हैं। अब वो कनेक्शन थोड़े से हल्के होते हैं, यदि तुम उसको पोटेंशिएट नहीं करोगे तो कुछ टाइम बाद वो कम होने लगते हैं और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल जीरो नहीं होती, कुछ 30-40%, 30-40-20% डिपेंडिंग ऑन कितने इंटरेस्ट से पढ़ा था। अब ये ड्यूरेशन हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आइडियली हम कहते हैं 6-7 दिन में तो कम होने लगता है। तो यानी इससे पहले ये कम हो, इसको हम यहीं से उठा लें, यहाँ पे यहाँ से ही उठा लें या यहाँ से उठा लें, तो ये फिर वापस ले आओगे। ठीक है। अब तुम यदि ये यहाँ पे चला गया और फिर लाने की कोशिश करोगे तो टाइम और मेहनत जाए लगेगी। तो यानी रेगुलर रिवीजन। तो मैंने क्या किया कि मैं 3-4 दिन पढ़ता था। पहले तो मैं कोशिश की, मैंने आज सुबह जो पढ़ा, रात को सोने से पहले आधा घंटा मैं सारा रिवाइज कर लिया। सेम डे रिवीजन, पहला एक रिवीजन हो गया सेम डे। टफ है, लेकिन टफ करने से एक खुद पे बड़ा प्राउड फील होता है और मजा आता है। तो टफ काम इज वेरी गुड एक्चुअली। बिल्कुल। और डिफिकल्ट लगता है कि यार अभी तो पढ़ा था, मेरे याद भी है, मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है। उसके लिए तुम ये भी कर सकते हो कि जस्ट क्लोज योर आईज। इसको मैं कहता हूँ मल्टीपर्पज काम है, ये मेडिटेशन भी देगा तुम्हें थोड़ा सा। जस्ट शाम को क्लोज योर आईज और सोचो कि आज दिन में मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, उस टॉपिक में मैंने क्या क्या चीज पढ़ी थी। तो तुम्हें अपने आप लिंक निकलता चला जाएगा कि ये चीज पढ़ी थी, ये चीज पढ़ी थी। कई बार ऐसा होगा तुमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी और मेडिसिन पढ़ी, सीरोटोनिन यहाँ पे भी था, वहां पे भी था, तुम्हें याद आ जाएगा अच्छा ये तो मैंने वहां भी पढ़ा था, वहां भी पढ़ा था, कनेक्शन बन गया। जैसे ये कनेक्शन बन गया तुम्हें इंटीग्रेशन आ गया, जैसे इंटीग्रेशन आ गया क्वेश्चन जो तुम्हारे आजकल पैटर्न है वो समझ में आने लगे। तो शाम के टाइम अपना मी टाइम जो हम कहते थे अपने रिलैक्सेशन के लिए, बीइंग मेडिको हम कह रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेस है तो यार थोड़ा सा अपने को इवैल्यूएट कर लो, आज दिन में क्या पढ़ा था मैंने, क्या मेरे कुछ याद है। और माइंड आंख बंद करके नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम नोट्स को उस तरह से रिवाइज करो, लेकिन डेली रिवाइज करो अपने, मतलब वो तुम्हारा अपना पैटर्न है ना। तो कई बार तो मैं ऐसे भी किया करता था, कुछ स्टूडेंट्स ने एडॉप्ट किया है, ये ध्यान रखना बड़ा डिफिकल्ट है लेकिन सच है। बताओ सर। आपकी बात पे है ये, बताओ जो आपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में बताया है, तो आप बता रहे थे, लेकिन बताओ सर। तो कि तुमने 1 घंटा पढ़ा, डिपेंड ऑन, कोई 2 घंटे पढ़ रहा है, कोई 1.5 घंटा पढ़ रहा है, कोई आधा घंटा पढ़ रहा है। पढ़ने के तुरंत बाद क्लोज योर आईज और देखो तुमने क्या पढ़ा है।
कई बार मुझे कुछ और दिख रहा है सर। हाँ बट ठीक है, आप बताओ। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें ये नहीं पता चलता, मेरे साथ तो हुआ है हाँ। कि कई बार ऐसा हुआ कि मैं टॉपिक क्या पढ़ रहा था, ओहो, मतलब क्वेश्चन आंसर किया, हाँ। लेकिन मैंने उसको एक ब्रॉड वे में देखा ही नहीं कि मैं टॉपिक क्या पढ़ रहा था। तो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि यार ये टॉपिक था, है ना, और इसके बारे में मैंने ये पढ़ा है। तुमने आधा घंटे या 1 घंटे बाद ही वैल्यूएट कर लिया अपने माइंड को कि तूने क्या पढ़ा, कितना तेरे याद है। अब माइंड को पता है कि ये हर घंटे बाद पढ़ने के बाद 5 मिनट देखता है, ओहो, तो वो ज्यादा ध्यान से देखेगा। वो देखेगा कि पूछेगा फिर ये, हाँ, ये 1 घंटे बाद पूछेगा कि 1 घंटे में क्या किया। तो वो माइंड जब पढ़ेगा तो वो कॉन्शियस रहेगा कि यार ये पूछा जाता है। जैसे कि हम क्लास में बैठे हैं, हम कई बार ऐसा कहते हैं कि क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, जो आंसर देगा चॉकलेट मिलेगी, और जो नहीं है दिया तो कोई बात नहीं, दिया तो चॉकलेट मिलेगी, नहीं दिया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। हाँ, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, आदमी पूरी ध्यान से फोकस से पढ़ता है, ऐसे ही माइंड को समझ में आ जाएगी कि हमेशा पूछता है। वाह सर, क्या बात है। वो फिर आदत पड़ जाएगी उसे, और हम कहते हैं मेमोरी इज नथिंग बट हैबिट। हाँ, ओहो, हैबिट है। मैं इसमें ऐड करता हूं कि मेमोरी इज नथिंग बट हैबिट एंड योर इंटरेस्ट इन स्टडी। जितने मन से पढ़ा और जितनी हैबिट बना ली, बस। बट ये हैबिट वाला पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि मेरे को भी पर्सनली बहुत हेल्प करेगा। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। हाँ, 2 कर सकते हो कि 1 घंटे बाद आप देखो कि आपने 1 घंटे में क्या पढ़ा, लेकिन जितना भी याद हुआ है उसके लिए सिर्फ अप्रिशिएट करना। मारना मत शुरू कर देना कि यार ये भी भूल गया, वो शर्मा जी नहीं बनना, वर्मा जी बनना। जो भी याद हुआ उसको वो करो। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि 1 घंटे बाद उसको रिवाइज कर लो, तो आपका माइंड पहले से ही अलर्ट मोड में उसमें कई फायदे होते हैं। एक तो आईज को रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्योंकि कई बार हम वीडियो देख रहे होते हैं, सही बात है ना। बॉडी को रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है, सही बात है। और वो परमानेंट मुझे लगता है कनेक्शंस बन जाएंगे उसके। मैंने आंख बंद करने को क्यों कहा, क्योंकि आप ये देख लो, दुनिया में जितने भी मेडिटेशन हुए हैं, सबने कहा है कि आंखें बंद करो। सही बात है। रीजन क्या है, जब हमारी आंख खुली है, कंसंट्रेट कर रहे हो बीटा वेव्स, और मैं आंख बंद करते ही अल्फा वेव्स, ईजी वेव चेंज हो जाती हैं। सही बात है। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो चेंज होता है। साइंटिफिकली कुछ बात हुई होगी, तभी उन्होंने कहा आंख बंद करके ध्यान लगाओ। ठीक है, तो तुम आंख बंद करके ध्यान लगा के देख लो। वेरी गुड। इससे जो भूलने की प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, और इंप्रूवमेंट आएगा, और तुम्हें पता भी चलेगा आज फ्रूटफुल मैंने कितने आवर्स दिए। सेटिंग भी तुम्हारी इंप्रूव होगी, क्योंकि तुम यदि 10 मिनट बाद ही उठ जाओगे तो क्या घंटा रिवाइज करोगे? सही बात है। तुम कहोगे यार 10 मिनट में क्या करूंगा। 1-1 घंटे का तुम्हारा टाइम स्लॉट भी फिक्स हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये ट्राई करके देखो, मैंने किया था ये, बहुत बढ़िया। और ये तो मैं जरूर ट्राई करूंगा सर। हाँ, और इसके बाद ये भी ट्राई किया था कि मैं इसको बिल्कुल डिग्रेड ना होने दूं। डेली थोड़ा सा रिवीजन, फिर विद इन 1 वीक एक रिवीजन। अच्छा, है ना। डेली पहले रिवाइज किया जो साल भर दिन भर में पढ़ा। हाँ, पहले तो आप सर इससे भी ऊपर जा रहे हो। हाँ, कि 1 आवर रिवीजन कर रहे हो। हाँ, ठीक है। फिर 1 आवर में जो पढ़ा इसका रिवीजन किया, 5 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ, 5 मिनट भी ज्यादा कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैं एकदम याद आ जाएगा तुम्हें, और वो ठीक है। हाँ। और फिर करो डेली रिवीजन। हाँ, तो डेली रिवीजन में मान लेते हैं कि आधा घंटा, 1 घंटा मान लेते हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट यहाँ दोगे तो डेली रिवीजन में कम टाइम लगेगा। ठीक है, हाफ एन आवर टू 1 आवर ले लिया। फिर वीक पे कर लो, फिर वीक पे भी रिवाइज करो। ओहो, हाँ, इस वीक रिवीजन में तुम्हें ये देखोगे, जैसे जैसे तुम ये रिवीजन बढ़ाते जाओगे, यहाँ का टाइम कम होता जाएगा, है ना। और तो सर 1 हफ्ते में 3 रिवीजन हो गए, खत्म वो। हाँ, वो पूरा घुस गया। हाँ। हम क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं कि मल्टीपल टाइम, और कि हम 4 रिवीजन लगाएंगे, 5 रिवीजन लगाएंगे। उसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि यदि तुम्हारा टॉपिक अननोन होगा, तो तुम्हारी पहले में रिकॉल आएगा ही नहीं। तो तुम समझ जाओगे टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगा रहा है। और यदि तुम्हें वो याद होगा, पहले से पढ़ रखा होगा, तो तुम तुरंत रिवाइज कर लोगे इसमें ही, तो तुम्हें मिल जाएगा तो मेरा पक्का टॉपिक है। तो वो तुम अपने आप टेलर्ड कर सकते हो उसको, कि किस तरह से करना है। और इसके बाद एक होगा मंथली रिवीजन। तो इन 4 रिवीजन से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो पहले पढ़ा था वो भूल रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी पहले पढ़ा है उसको 4 बार रिवाइज किया है। तो वो एग्जाम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। और ये 1 आवर टाइम सर ना, ये मैंने लाइफ में पहली बार सुना। मैंने किया है। अरे क्या बात, मैंने किया है। जब सेकंड टाइम में तैयारी कर रहा था, तो मैं 35 का था, और मेरे पास प्रेशर ये था कि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था। जो मेरी गवर्नमेंट जॉब थी वो भी छोड़ दी थी मैंने। सिर्फ मैं 6 महीने बैठ के तैयारी की थी। जैसे तुम्हारे पास 6 महीने है, मेरे पास भी 5-6 महीने थे। फैमिली के साथ सब्जेक्ट था, फैमिली थी। तो मुझे था कि यार इस बार नहीं हुआ। जैसे तुम्हारे पास प्रेशर था, मेरे पास ही प्रेशर था, मैं सब कुछ छोड़ के बैठा था। लेकिन मुझे विश्वास था, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा था कि यदि मैंने मेहनत की तो मेरा एग्जाम निकलेगा। मेरा बिलीव सिस्टम मेरे काम आया। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं कि विश्वास रखो अपने ऊपर। यदि तुमने मेहनत की है, तुम्हारा एग्जाम जरूर आएगा। और सर ने फिर पीजीआई रोहतक से, पीजीआई रोहतक गवर्नमेंट सीट से सेक्रेटरी उठाई, और फिर अब वो सेक्रेटरी भी पढ़ा रहे हैं।
बायोकेम भी पढ़ा रहे हैं, तो ये फायदा देता है। मुझे लगता है कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो फायदा जरूर देता है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। रोजी मिश्रा कह रहे हैं एग्जाम के जस्ट बाद रिकॉल के लिए हर टीचर आते हैं, बट आप हैं जो संभालने के लिए रात में आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। अरे डियर, मैं तो सर और हम इस बात को जानते हैं कि फेलियर में क्या होता है। मल्टीपल टाइम 3 बार मैं अपने पीजी में फेल हुआ हूँ। पीएसएम में ही मैं ग्रेस मार्क्स से एमबीबीएस में पास हुआ था, तो पीएसएम पढ़ा रहा हूँ। और सर 7 साल गैप करके फिर साइकेट्री पढ़ के निकाले हुए हैं। तो कभी भी किसी भी फेलियर को फेलियर तो समझो ही मत यार, वो सब टेम्पररी है। और आप आगे लाइफ में बढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि जो पहले हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। उसी तरह से एक और बच्चा था जो कह रहा था कि सर पड़ोसी और रिलेटिव बड़ा प्रेशर देते हैं, और वो बोल रहा था पेरेंट बड़ा प्रेशर देते हैं। तो मैं उन सब लोगों को एक छोटी सी स्टोरी 1 मिनट की सुनाना चाहूंगा, जो इस लाइफ की फिलॉसफी बना लो और आपको लाइफ में टेंशन नहीं होगी। ये कहानी है एक चाइनीज फार्मर की, जिसके पास एक बहुत बेहतरीन घोड़ा था और एक निकम्मा नालायक लड़का था। हुआ क्या कि उसके घोड़ा भाग गया जंगल में। पूरे गांव वाले आ गए रोने कि यार तेरा तो घोड़ा भाग गया जंगल में, क्या पनौती किस्मत है तेरी, अब ये लड़का तो किसी काम का है नहीं, तू करेगा क्या, तू रो, तू बर्बाद हो गया। तो चाइनीज फार्मर इंटेलिजेंट और वाइज था, वो बोला कि लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा, तू लोड लेना है। 3 दिन के अंदर वो घोड़ा इतना टैलेंटेड था, 4 घोड़ियों को पटा के जंगल से ले आया। माहौल बना दिया पूरा। अब पूरे गांव वाले आगे मुबारकबाद देने कि वाह भाई वाह, मजा ला दिया। और यही होगा आपके साथ, अभी तुरंत एग्जाम आएगा 6 महीने बाद और गांव वाले आ जाएंगे मुबारकबाद देने। तो उनकी बात को सीरियसली मत लो, जैसे चाइनीज फार्मर ने लिया। जब गांव वाले मुबारकबाद देने आए ना, तो गेस करो चाइनीज फार्मर ने क्या बोला, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका ये जो लौंडा था, ये बैठ गया एक घोड़ी पर जंगली, और उसको घुड़सवारी करने लगा। घुड़सवारी बोल रहा हूं, है ना। तो घुड़सवारी करके ट्रेनिंग देने लगा। लेकिन वो जंगली घोड़ी थी, उसने मारी लात बम पे और इसका फीमर फ्रैक्चर कर डाला। ओ तेरी, गांव वाले फिर आ गए। उनके काम क्या था कि ओ किस्मत खराब है, तेरे इकलौता लड़का, उसका फीमर टूट गया, हम में से कोई 40 घर है, कोई अपनी लड़की नहीं देगा, ये तो बेकार हो गया, जिंदगी भर क्या करेगा। तो फार्मर ने क्या बोला, लेट्स सी। फिर क्या हुआ कि गांव में आए चाइनीज आर्मी के लोग, राजा के लोग, उस टाइम जापान से वॉर चल रहा था, और उन्होंने गांव से जितने भी 10 साल से ऊपर के लड़के थे, 15 नहीं 10 ही से उठाना शुरू किया, और 10 से लेके 60 साल के सबको उठा के भेज दिया। सिर्फ एक लौंडा बच गया, जिसका फीमर उसी चाइनीज फार्मर का लड़का। अब आ गए 40 घर एकदम बधाई देने और अपनी लड़कियों का रिश्ता देने की, लो भाई हमारी बंदी का शादी करो हमारे यहाँ करो। तो बताओ चाइनीज फार्मर ने क्या बोला, लेट्स सी। तो आपको आपके पेरेंट्स, आपके नेबर, आपके पड़ोसी जब भी कुछ कहें, उसको इमोशनल लेने से पहले इस स्टोरी को याद रखो और बोल दो लेट्स सी। क्योंकि लाइफ में कई बार आप आगे निकल के रियलाइज करोगे कि जो पीछे बुरा हुआ वही एक्चुअली आपके साथ सबसे अच्छा हुआ था। जैसे एक सिंपल सा है कि मैं फेल हुआ पीजी में, तो मैं छत्तीसगढ़ ट्राइबल एरिया में काम करने गया और वहां से मुझे पीएसएम से प्यार हुआ, और उस प्यार के चलते आज मैं पढ़ा रहा हूं, तो एंजॉय भी कर रहा हूं और पैसे भी करोड़ों में छाप रहा हूं। तो भैया फेल होने से ही तो फायदा हुआ। इसमें एक सच बात बताऊं, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, जब मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था, हाँ, तो मेरी अर्निंग बहुत ज्यादा थी। हाँ सच में सर, भाटिया में थे सर आप, खतरनाक फोड़े हुए थे। हाँ। तो मैं जब छोड़ के गया, उसके बाद मैंने पीजी की। पीजी में स्टाइपेंड तुम्हें पता है क्या मिलता है, बहुत पीनट्स होते हैं। पीनट्स ही मिलते हैं। उसके बाद बाहर निकल के आया, अपना क्लिनिक डाला, तो टाइम लगता है एस्टेब्लिश होने में। सही बात है। फिर कोविड आ गया। मुझे लगने लगा यार जीवन की सबसे बड़ी गलती की तूने, तो इससे ज्यादा चुपचाप पढ़ाते रहता। अच्छा पैसा चल रहा था, फाइनेंस का था, लेकिन गोड के कुछ अलग ही प्लान होते हैं। सही बात है। मेरा बेटा अभी 3 साल का है, तो उसको 2 साल का था तब ऑटिस्टिक फीचर्स आने लगे। ओहो। तो बीइंग साइकियाट्रिस्ट मैंने उसको ऑब्जर्व कर पाया। ओह या। और जो माइल्ड थे, उसको मैं कैच कर पाया, और उसका इंटरवेंशन शुरू कर दिया। वेरी गुड। तो वो आज की डेट में 95% ओके है। वाह, तो क्या बात। तब मैंने रियलाइज करा कि भगवान मुझे फाइनेंस के लिए नहीं भेजा था यहाँ पे साइकेट्री करने, मुझे उसे पता था कि इसे जरूरत पड़ेगी। क्या बात। तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया। अब मैं समझता हूँ कि गॉड के अपने कुछ प्लान होते हैं, वो मैं कहीं से
अचीव ही नहीं कर पाता, क्योंकि यदि मैं डायग्नोज ही नहीं कर पाता तो मैं ठीक कैसे करता, कैसे कर पाता। ठीक है। वो वर्चुअल था हालांकि ऑटिस्टिक फीचर, अब जो भी था वो तो है, लेकिन मैं उसको कैच कर पाया और कुछ कर पाया। बिल्कुल। तो भगवान कुछ ना कुछ प्लान, भगवान अल्लाह जो भी ऊपर वाला है, वो आपके लिए अच्छा सोचा है। तो उसी के मतलब ये मेरी सरेंडर कर दो और जाने दो, थोड़े दिन बाद आएगा। और जितने भी पढ़ रहे हैं, वो पहली स्टोरी बनाई 146 फेल हुआ, लेकिन वो उसका लाइफ बढ़िया हो गया। ये है, ये सच्ची लाइफ है, ये सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं हैं। दूसरी बात कि भाई जो आप पढ़ रहे हो वो आपके नॉलेज में ऐड हो रहा है, फ्यूचर में वही आपको रिस्पेक्ट भी देगा और बहुत पैसे भी देंगे। बिल्कुल। तो ये आपको आगे रियलाइज होगा कि ये गड़बड़ नहीं हुई है। अभी ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, बट इसीलिए हम लोग आपको स्टोरी से समझाना चाह रहे हैं कि कोई माहौल डाउन मत करो। आप हिला डालोगे, झंडे गाड़ दोगे, बस खुद पे काम डेली थोड़ा थोड़ा करते रहो। और शाम के समय एक बड़ा अच्छा रिक्वेस्ट है कि 20 सेकंड लेके 25 सेकंड लेके फोन ऑन करके जो भी अच्छा किया दिन भर उसको अप्रिशिएट कर लो। ये तूने मुझे भी बताया था। हाँ, ये सर मैं खुद कर नहीं रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं भी नहीं कर हम पाया। लोग दोनों शेयर कर रहे थे कुछ अच्छे काम के लिए, लेकिन कई बार होता है नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हम नहीं कर पाए तुम नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, और करेंगे, हम सेल्फ एप्रिशिएशन करेंगे। तो वो कई बार किया भी, लेकिन उसमें हम कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाए, वो हमारी मिस्टेक रही, लेकिन कोशिश हमने की। यस। तो हम अपने आप को उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। ओह अपनी बात खुद पे लगा रहे हैं। हाँ, किया, कुछ तो किया तूने। हाँ, 5 बार रिकॉर्ड किया महीने में, तो 5 तो किए। अब अभी हमें उम्मीद क्या है, अगले महीने से हम डेली करेंगे। डेली नहीं कर पाए तो भी एटलीस्ट 2 दिन पे ही सही, लेकिन खुद को थोड़ा सा 20 सेकंड टाइम देके दिन के एंड में अगर अप्रिशिएट करोगे तो एक तो कंसिस्टेंसी बनेगी, दूसरा आप डेली देखोगे कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि अगले दिन पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि आपको दिन में, रात में आपने याद किया कि अच्छा क्या किया, तो मूड फ्रेश के साथ सोओगे और अगले दिन आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। चलो कुछ और क्वेश्चंस ले लें क्या? बिल्कुल यार। दीपक गोयल कह रहा है कि आई हैव इंक्रीज 31 मार्क्स। वेरी गुड। ये तो हो गया, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं यार कि 7 बालों का हो गया। देखो, पहली बात, हम लोग दोनों कोई पापा बन चुके हैं। मेरे 2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे हैं, और हम लोग पापा बन के ये रियलाइज किए हैं कि हम लोग जब भी बच्चे को कहते हैं पढ़ने के लिए, या उसको कहते हैं कि और पढ़ो, अच्छा काम करो, ये बिहेवियर अच्छी है, बिहेवियर अडॉप्ट करो, ये गलत आदत है, ऐसे मत करो, शाम के टाइम टीवी जो भी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खुशी होती है। उसके अलावा मेरी बच्ची जो है वो 10 क्लास में 10 बार फेल हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क, वो लेस्बियन बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर वो खुश है लाइफ में तो मैं खुश हूं। तो आपके पेरेंट जो आपको प्रेशर दे रहे हैं, उनकी प्रेशर वाली बात को इग्नोर मारो, उनके दिल में झांक के देखो। दिल में आपको सिर्फ ये मिलेगा कि वो आपकी खुशी चाह रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, और उनको लगता है कि आप पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म खुश रहोगे, इसलिए थोड़ा प्रेशर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसी प्रेशर देने का उनका एक तरीका है कि वो अड़ोसी पड़ोसी से या जिनका पास हो गया उससे कंपेयर करेंगे। आप उनकी बातों को सीरियसली मत लो, उनको तो चुप नहीं करा सकते हो, लेकिन आप उनके दिल के अंदर झांक के देखो, वो प्यार छुपा है उसको देखो। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली नहीं कह पाते, वो कई बार नाम भी ले लेते हैं, और कई बार पड़ोसी इतने कमीने होते हैं कि वो बार बार आके उंगली करके चले जाते हैं। उंगली करेंगे तो यार वो साइकोलॉजी तो है ही ना, ह्यूमन बीइंग तो वो भी है। तो वो कई बार उनकी बहुत सारी स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, कई बार कोई वर्ड कह देते हैं। वर्ड का मतलब ये नहीं है कि उनका दिल भी वैसा ही है। यस। तो इसके 2 सॉल्यूशन भी है मेरे पास। हाँ, बता है ना। हाँ। पहला सॉल्यूशन कि आप जो पढ़ाई अभी प्रिपरेशन में कर रहे थे ना, वो 10 दिन घर पे पढ़ लो, 12-14 घंटा उनके सामने, पेरेंट के सामने पढ़ो। उनका डाउट हट जाएगा कि हमारा बच्चा पढ़ता था कि नहीं। बिल्कुल। आप उनकी आंखों से दूर हो, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की। और दूसरी बात, मैं भूल गया दूसरी बात क्या थी सर, पहली बात बोल के, कि पेरेंट के उन बातों को आप, हाँ, इस बात से खत्म कर सकते हो, ये डायलॉग मार के कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है। अगर आज मेरा एग्जाम खराब हुआ है तो आप ये बोलो कि इसलिए खराब हुआ है ताकि अगली बार मैं 200 लाऊं। आपका कॉन्फिडेंस देख करके वो शांत हो जाएंगे और आपको शाबाशी देने लग जाएंगे। आपके लो कॉन्फिडेंस से वो डरते हैं, आपके उदास होने से वो आपको ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। अगर आप आज कहने लग जाओ कि पापा मम्मी आप देखो मैं फोड़ के लाऊंगा अगली बार 200, बस पिक्चर अभी बाकी है और मैं खुद पे काम कर रहा हूं, और 200 भले ना बोलो, बट ये बोलो कि अगर मैं खुद पे काम करता रहा तो डेफिनेटली अच्छा करूंगा। आप ये लाइन बोलो, वो समझ जाएंगे कि आप समझदार हो गए हो और उनका टेंशन कम हो जाएगी। और यदि यकीन नहीं आता तो आज ही कर लो, आज रात को 2 बजे तक पढ़ के बैठ जाओ। हाँ। तुम्हारी मम्मी आ जाएगी या पापा आ जाएंगे, बेटा क्या कर रहा है, चल तू पढ़ ले। हाँ, सो ले, परेशान नहीं होते। ये चीजें तो
चलती रहेंगी। तो वो ही खुद कहेंगे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है तुम कमजोर ना पड़ जाओ, है ना। तो ये उतना मत लो सीरियसली। वो सेम मम्मी पापा पप्पियां पे पप्पियां देंगे, बस थोड़े टाइम की तो बात है, 6 महीने की बात, 6 महीने की बात, इतना क्यों सीरियसली लो, मत लो। हाँ। वो मम्मी पापा का दिल देखो। और इसीलिए हम लोगों ने एक पॉइंट ये रखा था कि कॉल एंड कनेक्ट ऑनेस्टली विथ योर लव्ड वन। मैं खुद भी फेल होने पे घर पे नहीं बताता था 10-12 दिन। नहीं बताने के चलते मेरी ज्यादा फटी रहती थी। बता देने के बाद मम्मी कभी रो देती थी, क्योंकि 3-3, 4-4 बार घर पे बैठे, तब जाके MBBS में हुआ 3-4 साल, तो मम्मी कभी रो दी। पापा लेकिन मोटिवेट कर देते थे कि हाँ बेटा तुम्हारा होगा, मैं जानता हूं, इस बार नहीं अगली बार हो गया। तो अगर आप कॉल और कनेक्ट करोगे घर वालों को और ये बोलोगे कि मैंने अपनी मेहनत करी, मुझे कुछ कमी उस मेहनत में रह गई जो मैं इस बार ठीक करूंगा, और मैं अपने खुद पे डेली वर्क करके आपको गर्व महसूस कराऊंगा, डेली धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, ये लाइन आप बोल दो, बस पेरेंट भी समझ जाएंगे कि आपने मेहनत करी थी और करना चाह रहे हो। तो ये इसको मिस मत करना। दोस्तों से और पेरेंट्स से दूर मत भागना इस समय। जब आप अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करते हो तो वो ये दिखाता है कि आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हो। कमजोरी से भागने की जरूरत नहीं है। बोलो कि हाँ गड़बड़ हुई, आगे ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये सब टेम्पररी तो है। ओके, तो प्लीज इस बात को आप करना। ये सर का स्पेशल रिकमेंडेशन था कि बच्चे कनेक्ट नहीं करते हैं, फिर डिप्रेस होते हैं, तो उनको प्लीज कनेक्ट करा दो, ताकि उनकी जो असली दिल में भार है वो कम हो जाए। और एक बार आप मान लो कि हाँ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको सुधार सकते हो। मुझे याद है फाइनल प्रूफ में MBBS में गच्चा खाया था क्या? नहीं, गच्चा नहीं खाया। मैं इतना परेशान हो गया यार, सर्जरी, मेडिसिन, प्रैक्टिकल थ्योरी, लगने लगा यार पढ़ा तो कुछ भी नहीं है, तो इस बार तो पास ना हो पाऊंगा। तो मैं एग्जाम बना दूं, बहाना बना दूं कि मैं बीमार था, तो एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा, तो फेल तो होना ही है। तो फिर मैं परेशान था कि यार कैसे बनाऊं। फिर मेरे बड़े भैया हैं, उनके मैं काफी क्लोज था, मम्मी पापा से बात नहीं कर पाया इतना, मैं भाई के पास फोन किया कि भाई इस बार ना हो पाएगा, है ना, हमसे ना हो पाएगा, अब हमसे ना हो पाएगा, फेल है भाई। कहने लगे कोई बात नहीं, फेल तो फेल ही है। तो एग्जाम दिया, फिर क्या दिक्कत है, जब फेल है ही, मैं कह रहा हूँ फेल है, कोई बात नहीं, दिया। अरे वाह, मैं दे के आया, वो पास हो गया। वाह। तो अटेम्प्ट, लेकिन मेरा दिल हल्का हो गया था कि भाई ने कह दिया कि कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या है ना, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली उसे बताया भाई मैं इस फाइनल में नहीं पढ़ पाया, और ज्यादा पढ़ भी पाया तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं, पर मुझे फील हो रहा है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला साथ था और माहौल भी बन गया। तो बता देने से कभी कभी आपको उनका सपोर्ट मिल जाता है, और कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है तो कुछ मोटिवेशन मिल जाता है। अगर आप उनके दिल के अंदर देख रहे हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप सब चीजें बदल दोगे, माहौल बनाए रखो। एक और ये चीज है कि हम यही बताना चाहते हैं, जो भी, मैं तो अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपनी फैमिली के लिए भी अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। सही बात। तो यानी जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसके बहुत सारे फेजेस ऐसे आए हैं जो बड़े डिफिकल्ट थे। बिल्कुल, है ना। तो ऐसा कोई नहीं कि जो शुरू से ही, कुछ होते हैं टॉपर्स, लेकिन 95% तो हमारे जैसे ही होते हैं जो स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। तो हम सब एक जैसे ही हैं, स्ट्रगल की है, ऑब्स्टेकल्स आए हैं, हमने परेशान भी हुए हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस भी किया है और अचीव भी किया है। बिल्कुल। तो ये एक सच्ची, जो भी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, और सच्ची कहानियां हैं जो आज दिल से निकल रही हैं। रीजन क्या है कि हम फील कर सकते हैं कि क्या आप किस हालत से गुजर रहे हो, है ना। तो एटलीस्ट तुम समझो यार, टाइम लगेगा, लेकिन आज मैं सक्सेसफुल हूँ, आज अश्विनी भाई सक्सेसफुल है। सक्सेस की डेफिनेशन यही है कि तुम अपना खुश रहो और अपने आप से खुश रहो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओ, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाओ, तुम सक्सेसफुल है ना। और वो सब टेम्पररी फेज है। ये फैमिली को तो आप इतने पैसे दोगे ना 30 साल तक, अरे मत पूछो यार, इतने पैसे दोगे कि पैसे की मत सोचो, बहुत मिलेंगे। इसके अलावा आपके अगर कोई डाउट हो तो बताइए। सर, हर्ष हेयर प्रिपेयरिंग फॉर FMG जून, सर PSM का चैप्टर वाइज वीकली क्विज सेशन अगर पॉसिबल हो सकता है प्लीज कीजिए। हर्ष, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। आई थिंक साइकेट्री का भी, बायोकेम का भी चैप्टर वाइज वीकली कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। हर्ष, तुम तो हमारी रोजी रोटी बढ़ाने के मूड में भी हो, और उससे आपका भी हेल्प है, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी भी हेल्प है, तो हम लोग दोनों जरूर करेंगे ये काम। थोड़ा उसमें मेहनत लगेगा और वो हमारे फायदे का होगा। VP's माइंडसेट, कुछ और सवाल। VP's माइंडसेट कैसे
करें, वापस बार बार वापस माइंडसेट कैसे करें, बार बार एक एग्जाम से ब्रेकडाउन हो जाता है सर। तो अगर आपका बार बार ब्रेकडाउन हो रहा है, आपने पहले भी माइंडसेट कर रखा है सेट, तो आपको पता है कि अपने माइंड को वापस सेट कैसे करते हैं। यही हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि आपने जो जो अच्छा किया है उसको मत भूलो। तो आपका अगर पहले कभी गड़बड़ हुआ है और आपने उसको खुद को संभाला है, तो जो काम आपने पिछली बार किया था खुद को संभालने के लिए, वही काम फिर से कर दो। बिल्कुल। दूसरा, साइकियाट्रिस्ट है हमारे पास, वो बताएंगे कि वापस माइंडसेट कैसे करें। तो यार इसके लिए सबसे पहले तो हम ये माने चलते हैं कि इवेल्युएट करो, कोई लाइफ में ऐसा स्ट्रेसर तो नहीं जो बार बार परेशान कर रहा हो। वाह वाह, हाँ ये बड़ा बात था, है ना। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि एक स्ट्रेसर होता है जिसके चलते मामला गड़बड़ हो रहा गड़बड़ होता है। तो उसको तुम लिखो हाँ कि मेरा स्ट्रेसर है हाँ, और ये गड़बड़ कर रहा है। यस, राइट डाउन जो भी आपके हाँ। मेन मोटिव मतलब गड़बड़ कर रहा है, राइट डाउन योर स्ट्रेसर्स। हाँ। जैसे फैमिली का होता है और कई बार फाइनेंस का हो सकता है, गर्लफ्रेंड का हो सकता है, पिछला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गड़बड़ हो सकता है, तो उस स्ट्रेसर को लिख लो। अभी उसमें स्ट्रेसर लिखने के बाद उसको तुम ये चीज देखो कि क्या अभी उसमें इमीडिएट एक्शन किया जा सकता है, इमीडिएटली कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो उसको कर दो। क्या कर सकते हैं, कर दो, कर दो। और भाई यदि सपोज करो फाइनेंस की बात है कि यार मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, मैं पैसे कमा नहीं पा रहा, और तुम ये देखो यार 6 महीने में तुम करोड़ रुपए तो कमा नहीं पाओगे, है ना, या 5 महीने में 1 करोड़ तो नहीं कमा पाओगे। तुम उसको देखोगे अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसको पोस्टपोन करते हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ थॉट। मैं कई बार कहता हूं कि मैं उसे डिलीट नहीं करता, पोस्टपोन कर देता, पोस्टपोन करा कि ठीक है करूंगा ये, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, इसको मैं 5 महीने बाद पोस्टपोन कर लेता हूं, 5 महीने बाद इसी को देखूंगा। गर्लफ्रेंड छोड़ी चली गई, 5 महीने रुक जाता हूं, फिर उससे बढ़िया बंदी पटाऊंगा। हाँ बिल्कुल मिलेगी, और क्या, है ना। तो मतलब पोस्टपोनमेंट ऑफ थॉट, ऐसी लड़कियों के लिए भी अच्छा बंदा, लड़की के लिए अच्छा बंदा मिल जाएगा 5 मिनट, बिल्कुल। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ थॉट एक अच्छा है। दूसरा ये है, इसमें पॉइंट एक मैं ऐड करूंगा सर। हाँ, आपने ये बहुत ही अच्छी बात बोली है जो मैं यूजुअली मिस कर जाता हूं। लिख देने से क्या होता है ना, हमारे वही थॉट दिमाग में रिपीट कर रहे होते हैं। एक बार लिख देते हो ना और फिर वो थॉट रिपीट होता है, तो आपका दिमाग खुद बोलता है अरे यार इस थॉट को तो लिख भी चुका है बे। तो थॉट की रिपीटेशन बंद हो जाती है, और रिपीटेशन थॉट की बंद हो जाएगी तो आप परेशान भी कम होगे, और डेली आपको सोचने के लिए नए ब्रेन में स्पेस भी मिलेगा, फ्री सोचोगे। तो एक बार लिख दो, और सर ने बड़ा अच्छा समझाया कि ये भी लिख दो कि क्या कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसको पोस्टपोन कर दो। और लिखने से मेरे याद आया कि कई बार ऐसी वरी होती है आदमी को कि यार ये मैं भूल ना जाऊं, जब तक एग्जाम खत्म होगा मैं भूल ना जाऊं। जब तुम लिख दोगे एक छोटी सी डायरी पे तो तुम्हें याद रहेगा कि ये भूलना तो है नहीं अब, तो वो तुम्हारे माइंड से ही हट जाएगा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने लिख रखा है, एग्जाम होते ही मैं ये देखूंगा क्या क्या चीजें करनी है, वो कर दूंगा एग्जाम के बाद कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मोस्टली मैंने ये पाया जिनके 4 या 4 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं कई बार ये रीजन रहता है कि कुछ स्ट्रेसर है, जो स्ट्रेसर उनको प्रॉब्लम देते जा रहा है, इसलिए वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। कभी भी आपकी मेमोरी वीक है ये मत बोलना, क्योंकि मेमोरी हम सबकी बराबर है। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप सबको अपने बचपन की मूवी का सीन याद है अभी तक, क्यों? क्योंकि आपने वो इंटरेस्ट से सुना था। तो जब आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो याद तो रहेगा ही। आपका जो स्ट्रेसर है उसको आप रिमूव कर दो और इंटरेस्ट पैदा कर दो, देखो आपकी सब चीज याद रहने लगेगी और आपके मार्क्स भी बेटर हो जाएंगे, है ना। देखो एक सिंपल एग्जांपल है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। एक बार किसी से दिखाने का रहा कि उसने मेरा प्यार ठुकराया था, मैं दिखाऊंगा, और तुरंत आप कितना ज्यादा पढ़ने लग जाते हो, आग लगा देते हो। मेरा खुद एम्स में सिलेक्शन उसी चक्कर में हुआ है। हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार हो रखा था। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी समय बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अगर आपके पहले एग्जाम 4 बार खराब हो चुके हैं तो ये आपको डिसाइड नहीं कर रहा है, ये मतलब ये बता रहा है कि कुछ आपका स्ट्रेसर है जो आप हटा नहीं रहे हो। उसी स्ट्रेसर को अपनी ताकत बना लो और दिखा दो कि हाँ तुम क्या हो, और जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा आपकी मेमोरी ठीक हो जाएगी। तो एक तो ये बात है। अच्छा, इसमें एक बात है, कई बार तूने बहुत अच्छी बात कही, आईक्यू तुम्हारी मोर और लेस सेम है। हाँ। यदि नहीं होती तो अब तक कोई सिंड्रोम में पकड़े जाते। हाँ, ये तो सिंड्रोम इतना तक आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, इतना देर बैठ के पढ़ नहीं पाते आप, ये इतना वीडियो इतना देर तक नहीं सुन पाते, बस अब तक जा चुके होते। इसका मतलब है कि आप में मेहनत करने की ताकत है और आप में खुद को सुधारने की ताकत है, तभी आप ये बातें सुन के खुद में सुधार लाना चाह रहे हैं।
दूसरी बात, अगर मार्क्स कंसिस्टेंटली 100 से कम आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका सब्जेक्ट का बेसिक में गड़बड़ है। एक तो स्ट्रेसर हो सकता है रीजन, उसको रूल आउट कर दो। स्ट्रेसर रूल आउट होने के बाद सब्जेक्ट के बेसिक से आपको ठीक करना है। फ्लो चार्ट बना देते हैं। हाँ, तो फ्लो चार्ट बना दिया तूने। हाँ, फ्लो चार्ट बन गया एक तरह से। हाँ, अगर मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं, बार बार कम आ रहे हैं, तो एक तो स्ट्रेसर हटा लो। दूसरा, हो सकता है कि स्ट्रेसर अगर इनकम वगैरह तो 1-2 महीने कमा, 1 साल की तैयारी करो, फिर 6-6 महीना का मत सोचो। क्योंकि हर बार मैंने देखा है कुछ बच्चे 6 महीना सोचते हैं, 6 महीने 19 सब्जेक्ट कर नहीं पाते हैं, फिर रैपिड रिवीजन वगैरह से पढ़े, फिर फेल हो गए, फिर प्रेशर आ गया। तो इसलिए एक बार टारगेट लो 1 साल का। अगर पैसा प्रॉब्लम कर रहा है, 100 से कम है, 100 से कम है तब की बात कर रहा हूं। और कई बार 4 बार 100 से कम हो रहा है, 3-4 बार 100 से कम हो रहा है, तब की बात बोल रहा हूं मैं। और वो भी सुनो सबकी, करो अपने मन की। अगर 4 बार 100 से कम हो रहा है, स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करो, उनको जैसा सर ने बोला सॉल्व कर दो, या तो लिख दो और बोल दो कि बाद में करूंगा। फिर कोई जॉब कर लो, 1 साल की तैयारी करो कि तैयार करूंगा। अब 6-6 महीना का सोचो ही मत, 1 साल का सोच के तैयारी करो। और कोई अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो 2-3 महीने जॉब कर लो, फिर वापस लगो और 1 साल की तैयारी करनी है। जैसे आप ये माइंड को बोलोगे तो माइंड क्या है, बेसिक से चीजों को पढ़ने लगेगा। बिल्कुल। और आपके जो भी बेसिक में प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इनके लिए ये है, जिनके मार्क्स 100 से 130 के बीच में आ रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, उसमें हम लोगों ने मेन रीजन ये आइडेंटिफाई किया है कि वो या तो सोर्स को चेंज करते रहते हैं, या तो उनका सोर्स ही खराब है, रैपिड रिवीजन भरा रखा है। तो सोर्स को चेंज मत करो, और जिस भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़े हो उसको आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे, जो सब्जेक्ट वीक है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको पूरे वीडियो देखो, उसका पूरा वीडियो देखो, रादर देन कि आर बार बार। क्या बात है, बिल्कुल सही। और लास्ट, जिसके 130 से 150 आए हैं, प्लीज आप अपने आप को फेलियर मत कहिए, क्योंकि 130 से 150 मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एमसीआई एग्जाम 18% जीएसटी काट लेती है, ज्यादा काट लेती है। जिसके 130 से 150 आए हैं वो पास हो चुका है, उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब नहीं बोलो सर। अरे आप और हम एक ही बात बोलते नहीं, हैं। वो जीएसटी कटा हुआ है, वो बस जीएसटी कटा है, आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज, अगर आपके पेरेंट आपको 130 से 150 के बीच में लाने के लिए ब्लेम कर रहे हैं तो उनको ये वाला पार्ट कट करके सुना दीजिएगा। 130 से 150 लाने वाला हर बंदा पास है। उसकी मेहनत पे कभी गलती से भी शक मत करो, उंगली मत उठाओ। उसने शिद्दत से मेहनत करी है और वो पास हो गया था। बस कुछ या तो एग्जाम दे गड़बड़ हुआ है, या तो जीएसटी कटा है और वो गड़बड़ हुआ है। यानी अगर ये मेहनत तो यार कई बार ये भी शिद्दत से करते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये शिद्दत से नहीं कर रहे, ये भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कभी गलत समझ लें, है ना। ये तो बंदा मतलब कूदने ही वाला है, बस वो किसी ने टांग पकड़ ली है। अब इनको क्या करना है, पीवाईक्यू के टॉपिक्स पूरे कमांड में कर लेने हैं, सेम नोट्स को रिवाइज कर लेना है, और कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दे करके वो चीजें क्लियर कर लेनी है। और जो हमने बात बताई, कुछ उन बाकी एडवाइसेस को इसमें ऐड कर लेना है, जैसे एंजाइटी को हटाने के तरीके, स्लीप बेटर करने के तरीके, वो कर लेने हैं। और ये फोड़ डालेंगे। ये 2 चीज करनी है। एक तो इनका रिवीजन का शेड्यूल बनाना, वो सॉरी स्टडी का शेड्यूल बनाना है। वो 2-3 दिन में एक सेशन करेंगे हम। हाँ, स्टडी शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 5-6 मंथ कैसे करना है, और दूसरा एक स्लीप वगैरह कैसे स्लीप वगैरह का, और तीसरा एक भाई ने बढ़िया बोला है, चैप्टर वाइज वीकली रिवीजन और क्विज कर सकते हैं, वो बिल्कुल रहेगी, वो कर सकते हैं। वेरी गुड। रोजी मिश्रा का क्वेश्चन है कि सर, एक तो पीवाईक्यू होते हैं और एक सब्जेक्ट वाले टॉपिक के साथ मॉड्यूल होता है, तो मॉड्यूल करना मस्ट है या नहीं? बिल्कुल नहीं है मॉड्यूल करना। मॉड्यूल बनाने वाले मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में टीचर नहीं होते हैं। हमारे कोचिंग में तो सर ने ही मॉड्यूल बनाया है, बट कई हम नहीं बनाया, सब नहीं बनाया है, लेकिन यूजुअली कोचिंग्स के क्वेश्चंस एमबीबीएस के स्टूडेंट तैयार करते हैं, और उनको पैसे तब मिलते हैं जब वो नया क्वेश्चन देंगे। तो वो कुछ भी उठपटांग नया क्वेश्चन डाल देते हैं। उस मॉड्यूल को बना के आपका रियल एग्जाम में जरूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस आए, और मॉड्यूल के क्वेश्चन इतने सारे ऐड हो जाते हैं कि वो रिवाइज नहीं हो पाते हैं। उसी के ऊपर 2 बीघा जमीन था, स्टोरी थी। हाँ, वो तेरी स्टोरी बड़ी प्यारी थी। वो सुनना चाह रहे हो आप? हाँ, वो सुनना, मैं कब से लालायित हूँ। यहाँ लिखा था हाउ टू रिवाइज वाले पार्ट पे। 2 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन बता देते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार था, उसने अनाउंस किया कि भाई, जो किसान दिन भर में दौड़ के जितनी जमीन घेर लेगा, चक्कर काट के आ जाएगा, वो उसको मिल जाएगी गिफ्ट। अब किसानों ने कंपटीशन शुरू किया और दौड़ना शुरू किया। जब वो थोड़ा दूर दौड़ के गए तो उनको दिखा रही यार, ये वाली जमीन तो और ज्यादा उपजाऊ है, इसको पकड़ लेते हैं। फिर लगा रही ये वाला तो एकदम, इस पे तो फसल बोएंगे तो पेड़ उगेगा, दौड़ते दौड़ते उन्होंने बहुत सारी जमीन कवर कर ली,
वापस भी तो आना था। अब उन्हें वापस आना था। हाँ। वापस आते 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 बहुत दौड़ने के चलते उनमें से कई किसान मर गए। और यही 2 बीघा जमीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैंने देखा है कि वो रोज 20 PYQ टेलीग्राम ग्रुप पे कम से कम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। और इन 20 PYQ जो टेलीग्राम ग्रुप पे उन्होंने सॉल्व किया, वो रिवाइज नहीं करते हैं एग्जाम से पहले, और रिवाइज नहीं होने के चलते ये बस दौड़ते रह जाते हैं। हाथ में सिर्फ वही कब्रिस्तान का 2 बीघा जमीन आ पाता है। तो प्लीज मेरे दोस्तों, जो भी PYQ आप बनाओ, उस PYQ का मोबाइल पे ही एक स्नैपशॉट ले लो। अच्छा, जो क्वेश्चन भी बनाओ तुम, जो क्वेश्चन भी बुक से भी बना रहे हो, तो उसको भी रिवाइज जरूर करो। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो हमेशा एग्जाम में 2-3 ऑप्शन में कंफ्यूज होते रहोगे, जो होता भी है। तो 20 PYQ बनाओ या 30 बनाओ, किसी भी ऐप से बनाओ। ऐप PYQ बनाते ही उसका एक स्नैपशॉट ले लो, या क्वेश्चन बनाते ही स्नैपशॉट ले लो, या मार्क कर लो। हाँ, या मार्क कर लो बुक में है तो। बट मोस्टली लोग अब ऑनलाइन हो गए। नहीं, उसमें भी मार्क्स, उसमें भी मार्क हो सकता है ना। अब ऐप पे आता है, ऐप पे आता है। और उन स्नैपशॉट्स को एक साथ रिवाइज करो हर हफ्ते में, कि मैंने इस हफ्ते में ये क्वेश्चन बनाए थे। बिल्कुल। और फिर महीने के एंड में कर लो और एक साल के एंड में कर लो, तो आपका वो रिवीजन होगा। बिल्कुल। छोटे, तूने ये बताया, मैं समझ नहीं पाया था उसको। स्नैपशॉट का मतलब ये, तुम किसी और टेलीग्राम, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, किसी टेलीग्राम को फॉलो नहीं करना, करो। आप करो। हाँ। लेकिन यदि तुम 20 क्वेश्चन उससे कर रहे हो तो उसका स्नैपशॉट ले लो। हाँ। मल्टीपल सोर्सेज से कर रहे हो, तो कि जिससे कि तुम उसे रिवाइज कर पाओ। रिवाइज कर मैं पाओ। ये समझ नहीं पाया था स्नैपशॉट का concept। अब तो एग्री कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। क्योंकि किसान की तरह दौड़ते मर जाओगे आप। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं बच्चे, लेकिन एग्जाम के पहले रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि सर हमारे इतना क्वेश्चन बनाया फिर भी नहीं हुआ। तो भैया रिवीजन की कमी मत छोड़ो। दूसरी बात कि मॉड्यूल पे जाने से पहले PYQ पूरे करो। PYQ करने में ही ना आपका 6 महीना PYQ नोट्स में निकल जाएगा। मॉड्यूल तक तब पहुंचो जब PYQ हो जाए। मेरे साथ 1-2 स्टूडेंट भी मिलते हैं, वो कहते हैं सर हम मॉड्यूल और PYQ दोनों कर सकते हैं। तो वेल एंड गुड, करो दोनों, करो यार। लेकिन रिवीजन करके करना। ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया मॉड्यूल। तो मैं हमेशा सजेशन दूंगा कि पहले PYQ कर लो, फिर टाइम बचे तो मॉड्यूल करो, ना बचे तो PYQ को ही 2-3 रिवाइज करो। और अगर बच रहा है मॉड्यूल भी कर रहे हो तो तभी करना मॉड्यूल्स जब उसको तुम कवर कर पाओ। सिर्फ दौड़ते मत रह जाओ, रिवीजन बहुत जरूरी है। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। हाँ, जब हम शुरू में पढ़ाई करते हैं, जिस लाइक जो अभी पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, वो कहीं कोचिंग भी ज्वाइन करेंगे, कहीं कोई स्टडी जो भी सोर्स होगा उनका वो करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब शुरू में पढ़ते हैं तो हम बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, और होना भी चाहिए। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें याद भी बहुत अच्छा होता है, और हम सोचते हैं इस टॉपिक को मैंने अच्छी तरह समझ लिया, इसके PYQ कर लिए, अब इसका मॉड्यूल भी लगा लूं। वो लगाते चले जाते हैं, उसी टॉपिक में घुसे रह जाते हैं, बहुत टाइम देते हैं। होता क्या है कि जब हम शुरू में कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन है, माइंड अच्छी तरह कैच कर रहा है। जैसे जैसे बढ़ती जा रही है इंफॉर्मेशन, एक होता है जैसे रूल ऑफ मेमोरी, ऐसे होता है रूल ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है नई इंफॉर्मेशन को ज्वाइन करने में इंटरफेयर करती है। ओके, है ना। और जो नई इंफॉर्मेशन है वो पुरानी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में इंटरफेयर करती है। ओके। तो जब वो सिलेबस इतना सारा इकट्ठा हो जाता है, तब वो उन्हें 2 महीने बाद या 1 महीने बाद रियलाइज होता है, यार कल तो मैंने इतने लिए, याद नहीं हो पा रहा और रिवाइज नहीं हो पा रहा। सही बात है। इस लिमिट को समझो मेरे भाइयों कि टाइम सिर्फ 5 महीने है, 19 सब्जेक्ट हैं, 150 दिन हो गया 5 महीने। और यदि मैं इसको 20 से डिवाइड करूं तो 7 दिन आते हैं एक दिन, एक उसमें एक सब्जेक्ट के छोटा बड़ा एवरेज। हाँ। यदि तुम कोई भी कोचिंग कर लो मेरे भाई, 3 दिन एवरेज, 4 दिन तो कोचिंग में चले जाएंगे। फिर तुम क्या उसके नोट्स रिवाइज करोगे जो नए बच्चे आते हैं। तो यानी नोट्स रिवाइज, जो तुमने क्लास अटेंड की है उसके नोट्स रिवाइज किए हैं, PYQ करे हैं, उनको रिवाइज करो। उतना काफी है, इतने में टाइम निकल जाए। यदि उसके बाद टाइम मिल रहा है, जैसे छोटे ने कहा, उसके बाद टाइम मिल रहा है, तुम मॉड्यूल करो, उसके बाद तुम हैरिसन उठा लो, कुछ भी मन करे तुम्हारा उठाओ। नहीं, बट एटलीस्ट मॉड्यूल कर लो, और उसको मॉड्यूल को तभी करो जब रिवाइज कर लो। तब ये रिवाइज कर लो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा कि वो 2 गज जमीन वाली कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मतलब शुरू में ही एनालाइज कर लो कि मैं वापस दौड़ के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, यदि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है तो करो भाई। टॉपर्स तो होते हैं हमारे, बिल्कुल, है ना, करो। लेकिन हमारा पहला गोल तो 150 है, 200 पार तो करना ही हमने। लेकिन ये तुमने, यदि तुम भाग्य लंबे तो दिक्कत आ सकती है। सही बात है, उसको कवर करना जरूरी है। और उसी कवरेज के लिए सर ने शुरू में स्ट्रेटेजी बताई कि 1-1 घंटे बाद 5 मिनट रिवाइज कर लिया, कवर हो गया। दिन के एंड में 1 घंटा रिवाइज कर लिया, दिन में क्या पढ़ा, वीक में फिर एक बार कवर कर लिया, मंथ में फिर एक बार कवर कर लिया।
उसीलिए हम लोगों ने बताया कि PYQ का 2 से 3 रिवीजन करो, मार्क कर दो, गलत गेस से सही, नोट्स पे स्टिकी नोट लगा दो, स्टिकी नोट्स लगा दो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन को माइंड में रखो जो एकदम कॉम्पैक्ट हो, एग्जाम के प्रेशर में भी तुरंत निकल के आए, बिल्कुल, और सही निकल के आए, तो वो इन तरह से हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो आप बताना चाह रहे हो? मॉड्यूल करने का आपने बता दिया। एलन लॉन्च कर रहा है सर, क्या सर ऑफलाइन ज्वाइन करना है? यस डियर। डॉक्टर कपिल चौधरी का क्वेश्चन है कि एलन क्या लॉन्च कर रहा है ऑफलाइन? यस, वी आर लॉन्चिंग ऑफलाइन कोर्स एंड ऑनलाइन कोर्स। आज भी अनुपमा मैम की डेमो क्लास थी हमारे शेड्यूल, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगे एलन में क्लासेस ऑफ कोर्स। और अच्छा, आप इसमें एक सवाल है, सर ने भी ये सवाल रखा है कि क्या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? ये वो भी फिर से इससे पहले मैं बता देता हूँ, एक जो अभी हमने एलन पे ही हमने प्लान किया है कि जो ऑफलाइन कोचिंग हो रही है उसको हम डायरेक्ट उस क्लास की रिकॉर्डिंग की जा रही है। ओके, तो इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, बोरिंग के बाद वही कंटेंट ऐप पे आ जाएगा। अच्छा, तो यानी कि यदि 2 दिन की क्लास की है, या 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे में साइकेट्री मैंने पूरी की है, तो तुम रिवाइज ही 15 घंटे में ही कर पाओगे। जो ऐप का ओरिजिनल कंटेंट होता है वो 20-25 घंटे लंबा होता है, तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक ये बेनिफिट हमने प्लान किया था, भाई आप भी थे कमेटी में उसमें, कि भाई इससे क्या होगा कि बच्चों को जो रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी, और वो हो जाएगा, और क्लास भी थोड़ी इंटरेक्टिव लगेगी, क्योंकि बच्चे और टीचर का लाइव सेशन ही ऐप में चला जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। एक बोलो सर, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, करो बोल, इस बात पे ही आप बोल दो। गुरुजी पास हो गया, 193 आया। शुभम, वाह शुभम, शुक्रिया भाई, हो गए पास। तो आगे भी अपने आप पे वर्क करना मत छोड़ना, करते रहना, और बढ़िया है। PSM पढ़कर जाता तो 142 सर, PSM पढ़कर अच्छा जाता तो हो जाता। 142 नंबर आए हैं, थोड़े से रह गए हैं, कपिल भाई ये कह रहे हैं। कपिल भाई कोई नहीं, जो नहीं हुआ वो इस बार कर देंगे, सब टेम्पररी है, अभी बढ़ा लोगे, बिल्कुल ठीक है। हिंदी क्लास होता है क्या? परमेश्वर मांडवी कह रहा है इंग्लिश होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स क्लासेस होंगी, और इंग्लिश सेपरेट भी क्लासेस होंगी, ताकि किसी भी लैंग्वेज से कोई बैरियर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब कपिल चौधरी का ही ये क्वेश्चन है कि एलन ऑफलाइन सफिशिएंट होगा या नहीं? तो यानी वो बेसिकली इसी बात पे करना चाह रहे हैं कि ज्वाइन करें या नहीं। देखो, सफिशिएंट कोई कोचिंग नहीं होती है, वो सिर्फ आपकी मेहनत से ही वो सफिशिएंट बन पाता है। जिसने PYQ किया, खुद पे वर्क किया, वही कर सकता है। कोचिंग और टीचर मुझे लगता है सिर्फ सपोर्टिव है, मेन वर्क हमेशा आपका होता है। चलो सर, ये बात मैं, आप कुछ पहले शुरू कर दो, फिर मैं भी कुछ बोलूंगा। बिल्कुल। देखो, अभी जो फ्रेशर हैं उनको तो मैं कहूँगा यार ज्वाइन कर लो। हाँ, जो पहले शुरू कर रहे हैं वो कर लो। अब जो रिपीट करके आए हैं, अनफॉर्चुनेटली यार नहीं क्लियर कर पाए, तो उनके पास कहीं ना कहीं सोर्स से उन्होंने पढ़ा होगा, उनके अपने नोट्स होंगे, ठीक है। डोंट चेंज योर नोट्स, डोंट चेंज योर कोचिंग। और कोचिंग में क्राइटेरिया क्या रखेंगे हम? यदि तुम्हें लगता है तुम घर पे रह रहे हो, अच्छा एक इसमें क्वेश्चन और हिडन है कि यदि कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो क्या मैं घर पे रह के पढूं, या मैं गौतम नगर या कोई एक स्टडी जहां पे बच्चे हैं वहां पे आके पढ़ूं? तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास पे कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूं, ज्वाइन या नॉट ज्वाइन। ठीक है, सेल्फ करो। तूने अच्छा वर्ड दिया, सॉरी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ है ना, सेल्फ। ठीक है, ठीक है, आप बोलो, मैं लिखता हूँ। हाँ, फिर अगला बताओ। हाँ, सेल्फ। सेल्फ में 2 पार्ट हो गए। हाँ, बोलो। सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी में भी 2 क्वेश्चन हो गए। हाँ, सेम जगह या डिफरेंट जगह? हाँ, घर पे सेम कहीं, अच्छा घर पे बहुत से बच्चों का है ना। अब क्या होता है कि होम पे, हाँ, या फिर सेम जगह या डिफरेंट जगह। हाँ, ठीक है, 3 हो गया अलग अलग। ठीक है, तो सर ये आंसर भी देंगे जब सर ने कैटेगरी किया है। बता दो सर। सबसे पहले तो यार क्राइटेरिया रखो, यदि तुम अपने आप पढ़ सकते हो, 8 घंटे बैठ सकते हो, खुद से सकते हो, तो मत ज्वाइन करो। कोचिंग आपके लिए नहीं है। नहीं। यदि अपनी तुम मेंटेन कर पाओ, सबको, हमें अपने बारे में पता होता है। हाँ, मुझे पता है कि मैं कितने घंटे अकेला बैठ के पढ़ सकता हूं, और मैं एडवर्स सिचुएशन में भी अपने आप को मोमेंटम बना दूंगा। बिल्कुल, ठीक है। 90% पता होता है। ठीक है, यदि तुम्हें लगता है कि यार ये हो सकता है, तो इसका ध्यान से हटा दो। हाँ, ठीक है, अपने आप कर सकते हो। 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हो। हाँ, डेली। हाँ, और पढ़ने में थोड़ा सा मन भी लग रहा है तुम्हारा। हाँ, तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी करो। हाँ, कोचिंग तुम्हारी हेल्प
अभी करे इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम खुद से ही तुम कर चुके हो। हाँ, तुम वो तो कर चुके हो यार, तुम कर चुके हो ये, है ना? वेरी गुड। हाँ। फिर अब दूसरा सवाल, सेल्फ स्टडी में कि मैं घर पे करूं या फिर जहां पे मैं तैयारी करता हूं वहीं पे करूं या फिर डिफरेंट प्लेस पे करूं। पहले तो घर का क्राइटेरिया। देखो ऐसा होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि घर पे कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के सही बात है। बेनिफिट क्या होते हैं? भाई घर का खाना मिलेगा तुम्हें, टाइम पे खाना मिल जाएगा, खाने का वो खर्चा बचेगा, फाइनेंस का भी होता है कुछ इश्यूज, कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट रहते हैं, उनका फाइनेंस का भी इशू होता है, बाहर खर्चा ही बढ़ेगा, है ना? दूसरा क्वालिटी ऑफ फूड भी अच्छी होगी, सही बात है, टाइम बचेगा, ठीक है, हेल्थ भी इंप्रूव होती है। कई बार ऐसा होता है बाहर हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है कुछ बच्चे, और घर वालों को पता चल जाएगा कि तुम मेहनत कितनी कर रहे हो, है ना? ये तो प्रोज है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कई बार कि जो घर की प्रॉब्लम्स होती है वो तुम अपने अंदर इम्बाइब करना शुरू कर देते हो। होता क्या है, पापा में ये चल रहा है, मम्मी में चल रहा है, या फिर बहन में ये चल रहा है, भाई में ये चल रहा है। तो होता क्या है उसमें, क्या होता है जब हम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होते हैं और यदि हमें कई बार भूलने की दिक्कत आती है तो हम उस जो हमारा मन होता है वो ब्लेम ढूंढने लगता है, किसको ब्लेम करूं। वो दिक्कत चल रहा है, वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर लेता है रॉन्ग कि यार मैं पढ़ता कैसे, घर पे तो इतनी लड़ाई थी, इतना वो था, हर चीज में कहते थे यहाँ चला जा, सुबह उठ जा, मैं रात को 2 बजे तो सोया था, सुबह उठा दिया पापा ने या सुबह उठा दिया मम्मी ने, नींबू भी मंगाते थे, मिर्चा भी मंगाते थे, है ना? तो हो सकता है 1 या 2 बार ही मंगाया हो गलती से, लेकिन वो तुम्हारा माइंड ब्लेम डाल देगा, तो वो चीज हो जाती है और वो एक स्ट्रेस आना स्वाभाविक है प्रिपरेशन में, तो वो तुम डिफेंस मैकेनिज्म गलत यूज कर लेते हो और ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि मैं घर के एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ पा रहा, मुझे बाहर जाना चाहिए। तो फिर तुम उसको चेंज करने में टाइम वेस्ट कर देते हो, है ना? तो ये तुम अपने आप को बेटर समझते हो कि जब तुमने तैयारी की थी पहले या घर पे जब भी आते थे तो घर पे क्या एटमॉस्फेयर रहता था, फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदार कितना आते जाते हैं, पड़ोसी वाले कितने इंटरफेयर करते हैं, ये तुमसे बेटर कोई नहीं जानता। तो तुम उस हिसाब से डिसाइड करो। अब सेम और डिफरेंट, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो सर्कल है, जो है दोस्त हैं, वो कितने पॉजिटिव। अभी अपना दोस्त आया था जिसने 204 नंबर लिए हैं अपने, उमेश डागर ने, उसने कहा कि मेरे जो दोस्त थे बड़े पॉजिटिव थे, है ना? और अभी एक और इंटरव्यू लिया था हमने, उसमें था, उसका कहना था कि हम तीनों के ही नंबर आए हैं, एक के 180, एक के 170, तीनों हम पॉजिटिव रह गए। यदि तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा ही रहा है और तुम पॉजिटिव दोस्त ही हैं तुम्हारे साथ, ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं कर पाए, तो भाई तुम उसी एनवायरनमेंट में रहो, तुम्हारे साथ वो पॉजिटिव बंदे हैं और वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे आगे तक। वाह वाह, क्या बात। और यदि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे साथ दोस्त ऐसे रहे हैं जो नहीं कर पा रहे और वो बेचारे परेशान हो गए हैं, वो उनकी अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो भी तुम्हारे ऊपर इंप्लीमेंट कर दे, मैं उनकी गलती नहीं मान रहा, लेकिन उनकी एक सोच बन चुकी है, यार नहीं हो पा रहा, और वो तुम उससे अफेक्ट हो रहे हो, वो तुम्हें गलत नहीं कर रहे, तुम अफेक्ट हो रहे हो, यानी तुम्हारी परसीव होगी कि भाई उनसे है, तो यार तुम एक डिफरेंट प्लेस चूज कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और थोड़ा सा असर पड़ता है सराउंडिंग का, तो कई बार बड़ा असर भी पड़ता है। तो आई डेफिनेटली थिंक कि आप पॉजिटिव सराउंडिंग को चुनें और अपने लिए बेटर करें पहले, क्योंकि अगर आप खुद की हेल्प पहले करेंगे तभी आप दूसरों की हेल्प बेटर कर पाएंगे। और आपने किसी को पैदा नहीं किया है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसका भी होना चाहिए, आप पहले अपनी जिम्मेदारी लें। और एरोप्लेन में भी कहते हैं खुद का मास्क पहने तब दूसरों का लें। डेफिनेटली उनकी सुने, उनसे कनेक्ट करें, उनसे भागे ना जिनका नहीं हुआ है, लेकिन खुद पे वर्क पहले करें डेफिनेटली। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मैं इसको करता नहीं हूं कभी, ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि ये हर बच्चे की दिक्कत रहती है, क्योंकि देखो फाइनेंस की दिक्कत आती है। हम भी स्टूडेंट रहे, हमें ही पता है कि हम पार्टी के लिए कहां से पैसे इकट्ठे किया करते थे, तो उधारी भी लिया करते थे। सही बात है, डेट पे जाने के लिए भी उधार लिया है मैंने कई बार। तो खैर किस चीज के लिए उधार लेने पता नहीं चलता। सही, मेरी तो जिंदगी उधार में कटी है कई बार। तो और एक बड़ा वो कहावत भी है कि जो मनुज उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी अगर आपके अंदर वो आग है, आप अच्छे इंसान हैं, तो कंपनी कैसी भी हो आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरों पे ब्लेम मत डालिए, खुद पे वर्क करिए, आप माहौल बना दोगे। अभी कभी टाइम लगता है, अभी नहीं तो कल बना दोगे। और उस पे दूसरा भी इसका एस्पेक्ट है कि संगति का बहुत फर्क पड़ता है। संगति, साथ में गति होती है। सही बात है। तब तुम जो तुम्हारे साथ चल रहा है उसकी यदि पेस कम है तो तुम्हारी पेस थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोनों ही एस्पेक्ट है। मैंने फिर हम कह रहे हैं सुनो सबकी, करो मन की, तुम जानते हो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अच्छा,
और इसी को कहता है कोयले की कोठरी में कितने भी जाओगे थोड़ा सा तो काला लगेगा ही। तो असर भी पड़ता है और नहीं भी पड़ता है, दोनों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के डिस्कशन का यही है कि ब्लेम मत करो खुद को। बैठ के सोचो तो पहले अच्छा सोचो कि क्या क्या किया, फिर करेक्ट क्या क्या कर सकते हो सोचो। खुद को ब्लेम इसलिए मत करो क्योंकि एक तो हो सकता है आपका जीएसटी कट गया, एमसीआई ने गड़बड़ किया आपके साथ, तो आपका ब्लेमिंग गलत है। दूसरा ये हो सकता है आपने सिर्फ एफएमजी के पीवाईक्यू किए हो जो 1 लाइनर हो, जबकि रियल एग्जाम में 3-4 लाइन के क्वेश्चन आए, उसमें भी आपकी गलती नहीं थी। अब आप समझ गए हो क्या करना है तो ठीक हो जाएगा। और तीसरा हो सकता है एंजाइटी की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से, कई पर्सनल रीजन की वजह से आप गड़बड़ हुए हों, वो भी आप इस बार ठीक कर सकते हैं। तो ब्लेम करके कोई फायदा तो निकलेगा नहीं, बस आइडेंटिफाई कर लो कि क्या करना है और उस पर एक्शन लो। ठीक है, उसे राइट डाउन भी कर सकते हो, राइट डाउन कर दो, है ना। वेरी गुड। हाँ, कि अभी तुम फ्रेश हो और तुम्हें इमोशंस भी हैं, तो उन्हीं इमोशंस को लिख के एक छोटी डायरी जो बनाई है हमने, उसको उस पे लिख लो कि यार ये चीजें मेरी नेगेटिव रही है, उनको अवॉइड करना है। जो हम एग्जाम से मतलब 1-2 महीने तैयारी के बाद हमारे थॉट्स आते हैं, वो जो गलत होते हैं मैं आइडेंटिफाई कर पाया, तो उसे पॉइंट आउट कर लो। उस छोटी डायरी को, इतनी सी 2 रुपए की डायरी ले आओ, 5 रुपए वाली, उसको अपनी जेब में रखो और करो कि यार ये हमेशा गलती होती है। कई बार होता है यार, मिस में मैं कहता हूँ कि सुट्टा लगाते हैं उससे बच्चे, और वो चाहते हैं मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब करता है, स्लीप में भी डिस्टर्ब करता है, वो फिर तो उसको लिख लो, है ना। और वो हमेशा अफेक्ट करता है ना। कोई भी सब्सटेंस होगा वो तुम्हारी मेमोरी को भी इफेक्ट करेगा। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो हेल्दी है, सारे सब्सटेंस प्रॉब्लमेटिक है। तो यार उसको लग रहा है तुम्हें यार कि एक प्रॉब्लम रही है, मैं एक्सेसिव पी लेता हूँ या एक्सेसिव स्मोकिंग कर लेता हूँ, या गांजा फूक लेता हूँ, फूके ही जा रहा हूँ गांजा, तो यार फिर एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो भैया उसको लिख लो कम से कम कि आज इतना गांजा फूका, धीरे धीरे कम होगा। इसके भी ऊपर एक स्टोरी है, गिल्ट आएगा। गुरु नानक की स्टोरी है कि गुरु नानक चोरों के गांव में गए, उन्होंने बोला कि हम तो चोरी करते थे मजबूरी में, अब हमारे पोते भी चोरी कर रहे हैं, कैसे छुड़वाएं। तो गुरु नानक ने बोला कि जो भी चोरी करते हो लिख के ले आओ डायरी पे रोज। उन्होंने लिखना शुरू किया, लिखते लिखते गिल्ट आया, उन्होंने लिखना छोड़ दिया। तो ये ना सिर्फ बुरी हैबिट चोरी करना छोड़ दिया, लिखना नहीं छोड़ा, चोरी करना छोड़ दिया। तो ये ना सिर्फ बुरी हैबिट को हटाने के काम आ सकता है, बल्कि अच्छी हैबिट को इंक्लूड करने में भी काम आ सकता है। मान लो आप डेली नहीं बैठ के पढ़ पा रहे हो, तो लिखो कि आज आधा घंटा पढ़ा, तो आज आधा घंटा पढ़ा लिखोगे तो लिखते समय खुद को अप्रिशिएट करोगे, तो उम्मीद है कि कल भी 1 घंटा पढ़ के लिखोगे। तो एक छोटी सी डायरी या फोन पे 20 सेकंड जो बात है वो आपकी कंसिस्टेंसी बना देगा, गुड हैबिट में भी बैड हैबिट में भी। अच्छा दोस्तों, एक और चीज है यार, देखो जो भी सिस्टम का जीएसटी कटता है वो तो कटता ही है, लेकिन उससे नेगेटिव मत जाओ। कई बार होता है हम शाम के टाइम चाय पीने पढ़ रहे होते हैं, अच्छी तरह पढ़ रहे होते हैं, शाम को चाय पीने जाते हैं, 2 दोस्त और मिलते हैं, वो कहते हैं यार ये तो सिस्टम ही खराब है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये इस तरह से नेगेटिव मत जाओ, उसको दूरी बना लो यार, है ना। नेगेटिव बंदे को आप ठीक नहीं कर सकते। बस मैंने ये कहा कि मैं कर सकता हूं तो कर सकता हूं, मैं अपने पे फोकस करना है। बिल्कुल। 1-2 क्वेश्चन और है। विष्णु शर्मा का, सर जी सारे पीवाईक्यू जितने भी पिछले एग्जाम में आए वो सब एक साथ कहां मिलेंगे? कोचिंग तो फैकल्टी चेंज होती रहती है। ठीक कह रहे हो भाई, इसीलिए उसको बुक में खोजो। कोचिंग्स में खोजने से अच्छा है कि उसको पीवाईक्यू के बुक से बनाओ। बुक से बनाने में मार्क करना भी आसान होता है, रिवाइज करना भी। अब बुक भी मिलना मुश्किल होता है, तो इसलिए कुछ बुक्स हैं मार्केट में पीवाईक्यू के, वो खोज लो, नहीं तो कबाड़ी वाले बुक पे पूछले वाले ले लो, और नए 1-2 साल के आप कोचिंग में देख लो। दूसरी बात, टीचर कोई भी हो, पीवाईक्यू को तो पीवाईक्यू रहेगा ना, वो चेंज, तो उसको पढ़ लो, ठीक है। और बेस्ट है कि बुक से कर लो, ये मेरा एडवाइस रहेगा। दूसरा है कि 13-33 का, सर जिनको 140 वाले एक्स्ट्रा क्या क्या कर सकते हैं? तो आई थिंक वो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि 130-140 वाले एक्स्ट्रा क्या क्या कर सकते हैं। एक तो एक्स्ट्रा नीट के सारे टॉपिक क्लियर कर लो। दूसरा, अभी आपके पास टाइम है तो INICT को भी 5 साल बनाओ। 140 आ चुका है, तो अब आप INICT 5 साल बनाओगे और नीट 2018 से आगे का बनाओगे और उनके टॉपिक कमांड कर लोगे। 1 महीने में आपने खुद पाओगे कि मेरा 10-15% मार्क्स बढ़ रहा है हर TND में, हर जगह, और आप 160-65 कम से कम आसानी से पहुंच जाओगे, 180 भी पहुंच जाओगे उसमें। अच्छा, यदि बहुत कई बार मिथ है ये कि यार INICT के तो FMG में आते नहीं, वो बिल्कुल गलत है। 2018-19 के कई सारे साइकेट्री क्वेश्चंस हैं जो FMG में आए हैं। अब तो लेवल बढ़ा रहे हैं, तो लेवल बढ़ा के क्वेश्चन वहीं से तो ला रहे हैं, उठा रहे हैं। वो तो यार टॉपिक उठाने लिखना यार 90% टॉपिक वही है। तुम्हें जब मॉड्यूल की प्रैक्टिस करनी है, उससे अच्छा यार INICT की प्रैक्टिस करो। और क्या यार, मॉड्यूल से अच्छा है पीवाईक्यू करो, है ना। क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन उठाता है ना, तो मोस्टली वो पीवाईक्यू से उठाता है। और दूसरी बात ये भी मत सोचना
कि एफएमजी के नीट में नहीं जाते हैं, एफएमजी के भी नीट और आईएनआईसीटी दोनों में जाते हैं, बिल्कुल सब आपस में अब तो exchange सब होते हैं। अब तो पूल ही एक है ना, पूल एक हो गया है। पूल एक हो चुका है ना। चलो सर, एक्चुअली मैंने मल्टीपल सोर्सेस फॉलो किए थे, इसलिए ऑफलाइन की सोच रहा हूँ। ई गुरुकुल, सेरिबेलम, प्रेपलैडर, कुछ एलन नेक्स्ट, लास्ट टाइम 142 आए थे, इसलिए एक बार फोकस करना चाहता हूँ, ऑफलाइन की सोच रहा हूँ। तो भाई जो तुम सोच रहे हो उस पे काम करो, दुनिया की मत सुनो, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाएं हारमोनिया। तेरा दुनिया की मत सोचो, पड़ोसी अड़ोसी ये वो दोस्त क्या कह रहे हैं, तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ ये भी मत सुनो, जो अच्छा लग रहा है वो करो, अपना डिसीजन खुद लो, लेकिन सोर्सेस चेंज मत करो। देखो भाई ने भी खुद बोला ना कि सोर्सेस चेंज करने की वजह से वो लटक रहा है। तो अगर कहीं भी आओ, एलन नेक्स्ट में ही आओ, तो प्लीज पुराने टीचर के नोट्स को चेंज करके मत लाओ। मैं चाहता हूं कि मेरे क्लास में जब भी बच्चे आए, कहीं से भी पढ़े हों, किसी भी अच्छे टीचर से पढ़े हों, वो नोट्स वही रखें। मेरे पॉइंट ऐड कर लो ना, पूरा नोट्स मत लिखो, और उसको रिवाइज करने में तुम्हें आसानी मिलेगी, फायदा मिलेगा। तो नोट्स मत चेंज करना, कोचिंग भले कुछ भी कर लो। सर, घर पे करने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर ज्वाइन करना चाहिए क्या कोचिंग? यस डियर। अगर आपने घर पे नहीं किया, कर रहे हो और नहीं हो रहा है, सेल्फ स्टडी आप नहीं बैठ पा रहे हो, तो इट्स ऑलवेज गुड टू ज्वाइन कोचिंग। बट हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग करने नहीं आए हैं, हम लोग आपको गाइड करने आए हैं। तो कहाँ ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन करना है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। बिल्कुल, वो आप डिसाइड करो, वो हमारा काम नहीं है बताना। चलो बिड़ू, हाय पीएसएम वाले सर, आई लव यू साइकेट्री वाले सर, वेरी गुड, थैंक यू भाई। द वे यू गॉट पीएचसी एंड डू वीडियो इज अमेजिंग। अरे वाह, यू आर अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट एंड ही गॉट 205 इन एफएमजी। अरे वाह, वेरी गुड भाई। सो थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। बट वही है कि जिंदगी में इम्तिहान बाकी हैं, है ना। अगर खुद पे वर्क करते रहोगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। और सर लास्ट पॉइंट, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। हार्ड खुद की मत लो, क्योंकि अगर तुमने खुद को अप्रिशिएट किया तो वर्मा जी आगे बढ़ोगे, खुद की ली तो आगे नहीं बढ़ोगे। रात में थोड़ा सा 20 सेकंड टाइम देके जो अच्छा किया दिन में उसको रिकॉल कर लो, उसको एक वीडियो बना लो और अप्रिशिएट करो। हो सकता है उसी वीडियो को बाद में तुम बेच के या दुनिया को दिखा के लाखों करोड़ों कमा भी, मैंने किस तरह से स्ट्रगल से निकला, और वो दूसरों को इंस्पिरेशन भी देगा कि भाई ये चैलेंजेस आए, उसके बाद भी मैं मतलब 3 दिन तक लगातार नहीं पढ़ पा रहा था, उसके बाद भी मैंने अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी, पॉजिटिव रहा, और लास्ट में मैंने अचीव कर लिया। जो बच्चे बीच में डिमोटिवेटेड होंगे वो भी देखेंगे तुम्हारे वीडियो को और वो कहेंगे यार ये बंदा सही था, ठीक है। तो उसमें तुम अपना कमर्शियल एंगल भी देख सकते हो और दूसरों की मदद भी कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा गुरु मंत्र है कंसिस्टेंसी के लिए, कि भैया कंसिस्टेंसी के लिए 20-30 सेकंड ही सही अपनी वीडियो खुद बना के बात कर लो। वो वीडियो से भी कमाओगे और कंसिस्टेंट भी रहोगे, उससे ये फायदा है। बुरी अच्छी हैबिट दोनों कंट्रोल में आ जाएगी, बिल्कुल। अच्छी हैबिट बढ़ जाएगी, बुरी हैबिट कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, कोई एग्जाम तुमको डिफाइन नहीं करता। आगे सर, ये आपका पॉइंट था। नहीं, ये बात नहीं, आपका पॉइंट है, ये बताओ सर। देखो, एग्जाम तो लाइफ में हमेशा ही एग्जाम रहेगा मेडिको की। जिस दिन तुम प्रैक्टिस में आओगे, एक पेशेंट आएगा, वो भी एक एग्जाम है। सही बात है। तो इसीलिए कहते हैं मेडिको को परफेक्ट होना चाहिए, तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तो एग्जाम तो कोई एक फिक्स नहीं है कि एक यही एग्जाम है। तो एग्जाम तो डेली आएंगे, उनको तुम एग्जाम मानोगे तो कंफ्यूज रहोगे, है ना। उसको ये बात हो कि यार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, एक छोटा सा फेज है, अब ये खत्म हो जाएगा, फिर लाइफ में और कुछ आएगा। वाह, ठीक है। इस एग्जाम से तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारी पावर, तुम्हारा डेडिकेशन डिफाइन नहीं होता है। वो सब कभी भी चेंज हो सकता है, और कभी भी इंप्रूव हो सकता है। तो एग्जाम तो डेली है। जो एक मजदूर होता है वो काम कर रहा था, उसके लिए वो एग्जाम है। सही बात है ना। तो अभी हम जो घर पे जाएंगे, मेरा एग्जाम वहां होगा। कि अबे इतना लेट क्यों करता है, बता दिया कर लेट करना है तो। हालांकि मुझे पता है से निकल जाएंगे। नहीं, भाभी जी कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि ये तो एक अच्छे भले काम के लिए गॉड ने ब्लेस किया है कि दोनों ही अच्छे काम में कुछ योगदान देते हैं। तो हमारी वाइफ सपोर्ट करती है। नहीं, वैसे तो पता ही है तुम्हें। भाई समझ नहीं पाया, डिप्रिशिएट नहीं कर पाया, ये नेकी का काम है, इसमें डांट नहीं पड़ेगी। पर भाई को पता है कि ज्यादातर डांट पड़ती रहती है। वो तो सर है सर। वो तो चलो, वो प्यार है, वो मजा आता है, मजे है, उसके भी मजे हैं। चलो, ये सर का एक कहना था
कि अगर खुद पे काम करते हुए तुम आगे बढ़ते रहे, 0.1% इम्प्रूव करते रहे खुद को, और मुझे लगता है हर इंसान को दिन में यही सोचना चाहिए कि आज मैं 0.1% इम्प्रूव कैसे कर सकता हूं, क्योंकि अगर आप 0.1% इम्प्रूव किए अपने फील्ड में, आप सबसे बेस्ट हो जाओगे। कोई एग्जाम आगे नहीं रह जाएगा अगर आप आज पे फोकस करो। ये मत सोचो 6 महीने बाद क्या होगा, बस सोचो कि आज का मैंने ये काम सोचा है वो हुआ कि नहीं, और उसमें 70-80% भी हो जा रहा है तो अप्रिशिएट करो, क्योंकि हम अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाते हैं। हम उम्मीद लगाते हैं कि कल से हम 12 घंटा पढ़ेंगे। इतनी उम्मीद तो पूरी नहीं होनी है भाई। 12 घंटे की जगह 2 घंटे भी पढ़ाना तो अप्रिशिएट करो, और बस उस दिन के काम को अप्रिशिएट करके उस दिन पे फोकस रखो, माहौल बनेगा ही बनेगा। ये अंकुर भाई ने एकदम पते की बात लिख दी है। इस काम से आप सक्सीड भी करोगे और रॉक भी करोगे। एक लास्ट, एक मैंने रिसेंटली एक इंस्टा पे मेरा एक दोस्त है निखिल, काफी क्लोज है, निखिल दास, उसने एक इंस्टा की एक लाइन बताई कि जर्नी में इतना मजा आ रहा है कि मुझे मंजिल पाने की चाहत कम हो गई है या नहीं रही है। क्या क्या विचार है। अब प्रिपरेशन की जर्नी में मजा कैसे लें। मजा इतना आ रहा है कि हमें मंजिल की चाहत कम हो गई है। तो भाई जिसने ये काम कर लिया कि प्रिपरेशन में मजा लिया, उसका एग्जाम पक्का निकलेगा। प्रिपरेशन फिर से करना है, इसका बर्डन मत बनाओ, क्योंकि सोच के देखो, इस सारे रिजल्ट को हटाओ। जिस दिन भी आप 8 घंटा मन से पढ़ते थे, शाम में वापस जाते समय लाइब्रेरी से आपको एक अंदर से खुशी महसूस होती थी कि नहीं? होती है, वो खुशी रियल होती है। और हम लोग भी अपने टाइम में फेल हुए हैं, बता रहे थे 3 साल 4 साल घर बैठे, 2-3 बार और पीजी में भी फेल हुआ मैं। फेलियर के दौरान जो पढ़ाई किया उसकी जर्नी आज हम लोग याद करते हैं, और उस जर्नी पे सबसे ज्यादा प्राउड, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपकी आज की जर्नी है, पहले तो बात तो ये कि जब आप शाम में घर जाओगे तो हार्ड वर्क के बाद एक खुशी मिलती है, उस खुशी को अपनी मत भूलो और उसको खुशी को एंजॉय करो। दूसरी बात कि आगे चल के बात याद रखना, जब सक्सेस हो गए लाइफ में, तो इसी हार्ड टाइम ने आपको जो जो सिखाया है उस पर आप सबसे ज्यादा प्राउड करोगे, और इसी हार्ड टाइम को आप सबसे ज्यादा खुशी से याद करोगे। देखना इस बात को। और दूसरा एक तरीका जो हम लोग बता रहे हैं जर्नी को एंजॉय करने का, वो ये है कि सेल्फ एप्रिसिएशन डेली करो। तो उससे क्या है कि डेली सेल्फ एप्रिसिएशन से आपको दिन के एंड में जो भी अच्छा किया है उस पर फोकस जाएगा और आपका मूड अच्छा रहेगा, है ना। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं जिससे आप जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। और मोस्टली खुशी हमारे अंदर होती है, हम उसे बाहर अननेसेसरी खोज रहे होते हैं। जैसे कि बहुत से तरीके हैं जिससे आप खुशी अंदर खोज सकते हो, उसकी ओर बढ़ो, और जर्नी के हिसाब से मूड को मत चेंज होने दो। समझदार इंसान वो है जिसके बाहर में कुछ भी चल रहा है वो अंदर से खुश है ना। तो अपने अंदर के चीजों को कहना आसान है, करना मुश्किल, आई नो, ज्ञान देना आसान है, बट हम लोग भी उसी के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की सिचुएशन हमें अंदर की हैप्पीनेस को कम ना होने दे। तो अगर आप वो किए, जर्नी एंजॉय किए, तो आपकी मंजिल डेफिनेटली अच्छी होगी। ये निखिल ने कहा था, मैंने सोचा शेयर कर लूँ। संजय प्रकाश का कहना है कि सर दिस वाज माय 5th अटेम्प्ट एंड स्कोर 122 सर, आई लव्ड ऑल PYQ, स्टिल नो चेंजेस इन द मार्क्स, व्हाट शुड आई डू। संजय, कुछ ना कुछ स्ट्रेसर है हमारे हिसाब से आपके अंदर जो आपको इंटरेस्ट नहीं लाने दे रहा है पढ़ाई में, और वो स्ट्रेसर आपको रोके रह रहा है। तो उसमें एक हम हेल्प कर सकते हैं। प्लीज बताइए। जो बच्चे इस टाइप से बार बार गड़बड़ कर पा रहे हैं, हम एलन नेक्स्ट में, इट्स नॉट ए मार्केटिंग, आप ज्वाइन करें ना करें वो एक डिफरेंट इशू है। आप में एलन नेक्स्ट में अश्विनी भाई भी और मैं भी हम रहते हैं, तो कहीं भी आप पर्सनली मिलके डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है कि बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट हम तुम्हारे जो पर्सनल स्ट्रेसर हैं उसको आइडेंटिफाई भी कर पाऊंगा मैं, और हो सकता है कुछ निकल के आ जाए बात जो तुम नहीं देख पा रहे हो, तो तुम मिल सकते हो, बात कर सकते हो, हम आपकी सुनेंगे। मोस्टली सुनने से ही हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और एक मैं अपना नंबर भी दे दे रहा हूँ ताकि आप इस सेशन के बाद एक तो एलन नेक्स्ट ऐप पे हमें कनेक्ट कर ही सकते हैं, प्लस मुझे डायरेक्टली भी आप अगर कुछ बड़ा इशू चल रहा हो तो उससे कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दे दूं सर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप एक साइकाइट्रिस्ट हो ना सर, इसलिए थोड़ा। नहीं, मैं देना शुरू किया है। चलो बताओ सर। 8851 39 7004 7004। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि एलन नेक्स्ट के जो यहाँ गौतम नगर में ऑफिस है उसमें हम लोग वीक में
आपके लिए फ्रीली बैठे, कोर्स ज्वाइन करो ना करो, बट आके आप अपनी बात कहो और हमसे सुनो। तो हमारा जो एलन नेक्स्ट का स्टूडियो है वो हौज खास में है और ऑफिस गौतम नगर में है। हफ्ते में किसी भी दिन आपको इन दोनों जगह पे आप विजिट करोगे तो हम दोनों में से एक ना एक मिल ही जाएगा। और एक मैसेज डाल दो कि कि हम आने वाले हैं या मिलना है तो हम लोग कनेक्ट करके आपको वो टाइम देंगे और आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुन के आपके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करें। मोस्टली तो हम रहते ही हैं, मोस्टली हम हफ्ते में 3-4 दिन तो मैं भी आता ही हूँ। ठीक है, लव आ रहे हैं काफी सारे। थैंक यू सर, 160 पास, वेरी गुड शुभश्री। रीचेकिंग होते हैं यार, मेरे को भी लगता है कि एक तो इनको क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, नहीं तो आंसर शीट देना चाहिए, नहीं तो रीचेकिंग कराना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत गंदा काम करते हैं, लेकिन आई थिंक रीचेकिंग नहीं होती है। लव यू बोथ सर, पॉजिटिविटी प्लस प्लस प्लस, थैंक यू सो मच। भावना देसाई is asking for help. Bhavna, please feel free to connect and of course we will be more than happy to help all our brother and sisters. So feel free, come and meet us anytime. Okay, and ठीक है, एक जिसका 148 आ गया है, क्वेश्चन है अमन शेख का कि सर 148 आ गया, आगे स्ट्रेटेजी क्या रहे? वही स्ट्रेटेजी हमने इस पूरे सेशन में डिस्कस किया है। आप तो बिल्कुल ही क्लियर हो, बस थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में आपको एक बार पहले देख लो कि क्या क्या गड़बड़ किया, क्या क्या अच्छा किया और उस पर वर्क करो। इस सेशन में हमने आई थिंक उसको कई बार डिस्कस किया है कि लास्ट स्टेज पे क्या करें। इसमें एक चीज और मैं पॉइंट आउट करूंगा, कई बार हम सोच लगते हैं यार अब 148 आ गए, अब तो काम खत्म हो चुका है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। लेकिन ये मत भूलना यार, भूलते भी हैं। तो उतनी ही मेहनत करनी है, उसको बढ़ाना ही है, घटाना नहीं है। और उसको 200 लेके जाना, 200 लेके जाना है, यही टारगेट। अगर 148 है तो हाँ, 148 है, 140 है। कई बार ऐसा हम मिथ मान लेते हैं कि यार अब तो कम हो ही गया, लास्ट के 2 महीने पढ़ूंगा सब हो जाएगा। नहीं यार, वो 3-4, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के आएगी, कछुआ मत बनो भाई, तो सॉरी खरगोश मत बनो ना लास्ट में, तो वो 4 महीने में तुम भूल भी तो जाओगे यार। सही बात, 3 महीने में तो कंटिन्यू करनी है पढ़ाई, ऐसा मत सोचना। और हमें 200 लेके आने हैं, फिर 200 लाने यार, यही मौका मिला है, प्रूफ कर देंगे हम। फेल और पास कुछ नहीं है, ये मौका है जिससे हम दिखा सकते हैं खुद को कि हम क्या हैं। बिल्कुल, इस मौके को वैसे यूज किया जाए, मिला है तो हम दिखा देंगे कि पढ़ाई से कितना प्यार करते हैं सनम हम। मॉडिफाई कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ हम छोटे मियाँ बड़े मियाँ के कुछ सेशन भी लेके आएंगे, हाँ है ना। पहले भी हमने कुछ सेशन किए हैं, बड़े अच्छे। बच्चों ने कहा भी कि लास्ट टाइम में, लास्ट वीक में खासकर उसकी जरूरत होती है, लेकिन जरूरी नहीं है, शुरू में भी हो सकता है, शुरू से ही करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत हम टच में रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो तब तक पॉजिटिव रहना है और नेगेटिविटी को आसपास भी नहीं आने देना, पाद मार के उड़ा देना है। हाँ, एकदम भड़ूम भड़ाम। हाँ, चलो बेड़ो लोग, बाय बाय, अस्ता ला विस्ता, दस विदानिया। शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बढ़िया रहा सर सेशन, मुझे अच्छा लगा, मजा आया सर, हम लोगों ने बढ़िया डिस्कशन किया। बच्चों के क्वेश्चन भी बड़े आए थे, आई थिंक सेशन में थे बच्चे 107 तो अभी भी वॉचिंग है, वेरी गुड।